ब्रिगेडियर हर्षवर्धन सिंह शक्तावत सर। इंडिया का जो पेशेंस है वो शायद चाइना चेक करना चाहता था कि पहले कौन आग झपकाएगा, और जब चाइना के बुलडोज़र्स उस इलाके में आने लगे तो जाके उसके सामने खड़े हो। आज के समय में जो इंडियन आर्मी का जो पोस्चर है इससे बेटर कभी नहीं हो सकता था। हमने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से टैकल किया। हालांकि 90 के अंदर भी यही हुआ था, पंडितों को भी ऐसा ही मारा गया था। जो लोकल कश्मीरीज हैं सर, क्या उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी इंडिया के लिए रिसेंट टाइम्स में? आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया हो सर? वहाँ के लोग सिंपल हैं, लेकिन उनको बरगला कौन रहा है। उस इलाके में टूरिज़्म डेवलप होता तो दुनिया स्विट्ज़रलैंड को तो आज कब कहीं भूल चुकी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है, कोई फ़र्क ही नहीं पता चलता कि पाकिस्तान कहाँ शुरू है और इंडिया कहाँ ख़त्म है। जंग या वॉर का जो दूसरा साइड होता है जिसमें सर बहुत बार जो आपकी साइड के जो लोग होते हैं उनको भी काफ़ी कुछ लॉस होता है, तो उन लोगों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब शेलिंग होती है तो आर्टिलरी शेलिंग के अंदर बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं। सर आपकी यूनिट 22 ग्रेनेडियर्स राइट, सो उनको जो अवार्ड मिला है ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव राइट सर, उसके बारे में उसका क्या स्टोरी है? तो विद इन 5 years ऑफ आर रेजिंग आर यूनिट वॉज ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ट्रेनिंग इज़ वेरी रफ एंड रिगरस। आपको कब सुबह होती है कब शाम होती पता ही नहीं चलता। दे विल टेल यू टू क्लाइंब द नियरेस्ट माउंटेन। तारे तोड़ के लाना है तो वो भी ला के दे देगा, वो कमांडो कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे बात करनी थी, क्योंकि आप सर एसएसबी में आपने काफ़ी सारे मतलब रिक्रूट्स के मतलब आपने इंटरव्यू लिए। SSB is a 5-day procedure in which the बहुत साल पहले कुछ वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, और आज 140 करोड़ के लोगों में कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको मौका मिलता है हमारे देश को सर्व करने का। आज हमारे साथ में आज ऐसे ही गेस्ट हैं जिन्होंने फॉर 35 ईयर्स इंडियन आर्मी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखा ताकि आप और हम जैसे कॉमन लोग आराम से अपने घर में सो सके। On this special occasion, join me in welcoming Brigadier Harshvardhan Singh Shaktawat sir. Sir, thank you for giving us time and welcome to our podcast. Thank you, Pradeep, and it's a great honor to be part of this podcast and reaching out to the people whom I would have never connected otherwise. Thank you, sir. First of all, it's really an honor for us and my team to host you here. And before we start and talk about your life, और हमें आपसे आज बहुत कुछ सीखना है, आप एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारी बात करनी है, पर सबसे पहले कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब रिटायर हो गए हैं जी। रिटायरमेंट के बाद ये कमिटमेंट रहती है जी कि आप अपना जो देश में जो काम करते रहते आज दिन तक उसको कैसे जारी रखें और कैसे नए नए लोगों से कनेक्ट करें और क्या अपना योगदान समाज को या यूथ को दे सकें। जी सर। सर आपके सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, जो डोकलाम का जो इशू था सर, थोड़ा सा ऑडियंस को उसके बारे में बताइए। जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डोकलाम क्राइसिस 2017 में जब हुआ था जी, तो उसके इमीडिएट बाद में मेरी पोस्टिंग वहाँ पर एज डिप्टी GOC हुई थी वहाँ पर, और जो ब्लैक कैट डिवीज़न है उसका डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग था मैं उस समय। डोकलाम एक ऐसा इशू था जिसके अंदर इंडिया का जो पेशेंस है वो शायद चाइना चेक करना चाहता था कि ये लोग क्या हमारा प्रेशर को सहन कर सकते हैं या क्या ये लोग मतलब हु विल ब्लिंक फर्स्ट। वो ऐसा सिचुएशन था कि पहले कौन आग झपकाएगा। तो अगर आप देखें उस समय 76 डेज़ का स्टैंड ऑफ था, और ये जो इलाका है बिल्कुल भूटान का जो बॉर्डर है और इंडिया चाइना तीनों के बॉर्डर के जंक्शन के ऊपर डोकलाम लोकेटेड है। और हमारा जो इंडियन आर्मी है इसके डोकलाम के प्लेट्यू के ऊपर डिप्लॉयड है। और सामने एक तरफ भूटान है और एक तरफ चाइना है। तो उस समय चाइनीज चाह रहे थे कि वो सड़क उस इलाके में बना के, और आगे एक चुम्बी वैली है जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जिनको पता है, चुम्बी वैली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वैली है, और इस वैली के थ्रू अगर वो चाइना अगर अंदर घुसता है तो उसके बाद जो हमारा बांग्लादेश है वो वहाँ से बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको चिकन नेक कहते हैं, वो उसके नीचे है, चुम्बी वैली के नीचे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी रही होगी कि वो उसको डोमिनेट करें, और उसके बाद इंडिया का जो लिंक है भूटान से
वो भी कट हो सकता था। और इसके अलावा उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती थी, जो हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसके बारे में बात करते हैं, उसके ऊपर उनकी नज़र रह सकती थी। और इंडिया का ये स्टैंड था कि ये कोई भी कुछ भी हो जाए, हम इनको इसमें आगे नहीं आने देंगे। और सबसे रिमार्केबल वहाँ की जो बात थी, उस समय जो कमांडर साहब थे, ब्रिगेडियर साहब, नाम नहीं लूँगा मैं अभी, जी बहुत सीनियर जनरल बन गए अभी जी वो खुद उसको लीड कर रहे थे टीम को। और जब चाइना के बुलडोजर्स उस इलाके में आने लगे तो वो जाके उसके सामने खड़े हो गए, अरे और उस समय वो सारा स्टॉप हो गया। उसके बाद जो चीन की फ़ौजें वो वहाँ के लाइनअप हो गई, और हमारी भी इंडियन आर्मी की जो फ़ौज थी, क्योंकि जो एग्रीमेंट है, क्योंकि बाद में आपने एक बहुत अलग सीन देखा था जो गलवान के अंदर हुआ था। जी 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 ये गलवान से पहले की बात है। ओके और उस समय 76 डेज तक बिल्कुल आमने सामने हमारे सैनिक और उनके सैनिक खड़े रहे 76 दिन तक। आप इमेजिन करिए कि क्या टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ थी और क्या टेस्ट ऑफ पेशेंस था, एंड हु विल ब्लिंक फर्स्ट। और फाइनली वो चाइना वालों ने ब्लिंक किया, Okay. उनको वापस जाना पड़ा। जी और जो हमारी रिजॉल्व थी, हमने ना कोई गोली चलाई ना बंदूक चलाई, उनको वापस अपने जगह जाना पड़ा। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा लेसन था। जी और उसके बाद ये भी हमें पता चला कि शुरुआत में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो हालांकि इस इलाके में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक था, लेकिन चाइना का बहुत बेहतरीन था। ओके लेकिन पिछले अभी 10 सालों में अगर आप देखें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से कम नहीं है। जी सर एक और बहुत बड़ी जो उस सेक्टर की कहानी है, वो है नथुला पास के बारे में। 1967 के अंदर जो जनरल सगत सिंह, जो हमारे राजस्थान के सपूत थे, जी उन्होंने अपने सीनियर कमांडर्स को डिफाई करते हुए नाथुला पास को खाली नहीं किया था। ओके तो नाथुला पास क्योंकि खाली नहीं किया था, इसलिए आज भी हम वहाँ पर डटे हुए हैं। ओके अदरवाइज़ वो चीन वाले उसके ऊपर पास पे बैठे हुए होते, हम उनसे नीचे होते, फिर हम ये डोकलाम का जो ये है हम कर नहीं पाते, जो स्टैंड ऑफ था। जी और जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो आज हमारा देश सेफ है क्योंकि हमारे सैनिक उस समय वहाँ पर डटे रहे जी और खड़े रहे वहाँ पर 76 दिन तक एक दूसरे के सामने। उसके कई पिक्चर्स हैं, बहुत यूनिक हैं, अच्छा अच्छा उनको आप कभी देखिएगा। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, जी उसको देखने के आपको लगेगा कि आज भी मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से वो हमारे जो ब्रिगेडियर साहब थे, जी वो बिल्कुल उनके बुलडोज़र के सामने आके खड़े हो गए थे वहाँ, जी सर कि भाई हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। वो रोड कंस्ट्रक्शन बंद किया उनका, जी तो सर आज भी उसी स्टेट में है। जी सर तो उसके बाद में जब मैं वहाँ पोस्टेड हुआ था, ये स्टैंड ऑफ तो ख़त्म हो चुका था, जी लेकिन जो लॉजिस्टिक्स थी जी और जो हमारी अलर्टनेस रही अगले 1 डेढ़ 2 साल तक, और आज भी हमारी अलर्टनेस उसी लेवल पे है। ओके और वहाँ पर अपने ट्रूप्स को रोटेट करना, क्योंकि वो इलाका हाई एल्टीट्यूड है। ओके जैसे नथुला है तो 12,000 फीट के करीब है, जी ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है। ओके तो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोग वहाँ ज़्यादा समय तक वहाँ रह नहीं सकते हैं, उनको हर एक 3 या 4 महीने में रोटेट करना जरूरी होता है। ओके सर तो ट्रुप्स के ऊपर बड़ा टैक्सिंग होता है। तो वहाँ पर 2 लड़ाई लड़ते हैं, एक तो आप चीन के विरुद्ध लड़ रहे हो, दूसरी अपने जो एनवायरनमेंट है या जो वातावरण है उसके अगेंस्ट में जो रेरिफाइड ऑक्सीजन है, वहाँ पर आप उसको लड़ते हो। कई बार हमने देखा है उस सेक्टर के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने मूवमेंट बॉर्डर तक अलाउ कर रखा है। नथुला में हज़ारों टूरिस्ट रोज़ आते हैं वहाँ पर, जी स्पेशली विंटर्स में बर्फ़ देखने आता है। कोई देखने आता है कि चीनी लोग कैसे हैं वहाँ पर, जी कौन कैसे खड़ा है। जी तो और फौज वहाँ पर डटी है 24/7। सर अभी थोड़े जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव जानने की हम लोग चाहेंगे कि जो पहलगाम अटैक जो हुआ था या फिर उसके जी। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया, तो सर उसके ऊपर एज ए सोल्जर आपका क्या पर्सपेक्टिव है सर इसके ऊपर? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा जी कि जो आज के समय में जो इंडियन आर्मी का जो पोस्चर है, इससे बेटर कभी नहीं हो सकता था। ओके और जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है जम्मू और कश्मीर की तरफ, बहुत अच्छी रही है। मैं एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जब मैं कमीशन हुआ था, जी उसके कुछ समय के बाद हमको कश्मीर जाना पड़ा। 90s के अंदर 87 में कमीशन हुआ था, और उसके कुछ समय के बाद जब हम लोग 90s के लगभग पहुंचे थे, जब ये एक्सोडस शुरू हुआ था जी और ये इंसर्जेंसी शुरू हुई थी कश्मीर के अंदर, जी सर उस समय से हम लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। मेरी यूनिट
22 ग्रेनेडियर्स, जी 22 सर। ग्रेनेडियर्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जी। इसका खिताब भी हमें उसी पहले 5 साल में मिल गया था। ओके। तो 90s के अंदर हम इंसर्जेंसी को देख रहे हैं। जी। और उस समय ये इंसर्जेंसी तो नहीं कहूँगा, टेररिज्म है, क्योंकि पाक से अबेटेड है ये। और किस तरीके से लोगों को मिसलीड करके इन्होंने वहाँ पर इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाया है, और जो पंडितों का कत्ल हुआ है, उस समय हम लोग वहाँ गए थे 90 के अंदर। ओके। उस समय से हमारी जर्नी, मतलब 35 साल मेरी सर्विस रही है आर्मी के अंदर। जी। तो मैंने JNK को हर फेज़, मेरे सर्विस फेज़ में देखा है। ओके। एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर। ओके। रिटायरमेंट से पहले भी हम लोग वहाँ पूरा इलाका हमने काफ़ी नज़दीक से देखा है। जी सर। तो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है वो ये रही है कि किसी भी तरीके से अपन ने यहाँ पर अनस्टेबिलिटी लेके आनी है और लोगों के अंदर दहशत फैलानी है, और इसी तरीके से उनका ये एजेंडा है, ब्लीड बाय 1000 कट्स। एक बहुत फेमस किताब है इनकी, द बियर ट्रैप। हालांकि ये अफ़गानिस्तान के बारे में लिखी है, किसी एक पाकिस्तानी जर्नल ने लिखी थी, हमीद शायद गुल नाम है उनका। लेकिन उस किताब में वो लिखते हैं कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान में उन्होंने रशिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। तो सेम टैक्टिक्स वो इंडिया के अंदर भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ इंडियन आर्मी इसको डिफेंड कर रही है। जी सर। और हमारी आर्मी ने अलग स्टेजेस के अंदर इंसर्जेंसी को पूरा ख़त्म कर दिया। ये जो टेररिज्म है, कितनी बार मतलब 0 नंबर पे आ गया था ये जी। लेकिन जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स थे वो शायद कहीं न कहीं लैकिंग थे। अच्छा। और हाल में जो हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल विल जब इसके साथ में आई है, तो इस समय में आपको देखने में मिल रहा है कि आज आर्टिकल 370 का अबॉर्गेशन हो गया है, आर्टिकल 35A को आपने हटा दिया है, उसके बाद रीइंटीग्रेट कर दिया है पूरे स्टेट को। अदरवाइज़ पहले जो लॉज थे वो डिफरेंट थे जी। इवन आर्मी लॉ वहाँ पर दूसरे तरीके से लगता था। अच्छा। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ कि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर भी लागू है JNK में। अदरवाइज़ वो JNK में उसका हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अदर मीन्स था, लेकिन उसका नाम कुछ और था। जो चीफ मिनिस्टर का था ओहदा, वो भी सदर रियासत था जी। तो ये सब थोड़े चेंजेस थे उनको। अभी सब नॉर्मल हो गया है जी। अब जो क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर, वो काफ़ी स्ट्रांग है, और हमने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से टैकल किया है और उनको इंटरनेशनली भी आइसोलेट किया है। तो ये जो आइसोलेशन जो पहले नहीं था, और आप देख ही रहे हो कि रिसेंट टाइम्स में इंटरनेशनल सिनेरियो में सबके इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं जी। कि कभी कोई बड़ा देश है तो वो कुछ बोलेगा, कोई देश कुछ बोलेगा, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना साइड चेंज करते रहेंगे, लेकिन हमें फर्म रहना है। जी। जी। तो आपने देखा कि जो ये पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने धर्म पूछ के और लोगों का कत्ल किया है, हालांकि 90 के अंदर भी यही हुआ था जी। पंडितों को भी ऐसा ही मारा गया था, लेकिन उस समय उसको किसी ने तूल नहीं दिया, या फिर यहाँ तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ हमारे शायद रेस्ट ऑफ द इंडिया को। हाँ, रेस्ट ऑफ द इंडिया में उसको उस हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं किया जी। लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स था इस बार जी। वो बहुत अच्छा था। वो मेजर्ड था, कैलकुलेटेड था और एस्केलेटरी था। यानी कि अगर आप एस्केलेट कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं जी। तो इनिशियली जैसे बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रही थी कि उन्होंने केवल टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया, और जैसे ही उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर रैकी और ड्रोन और इस तरीके से हमले शुरू किए, तो जिनको हमने इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया, और सेकेंड वेव के अंदर हमने उनको इफ़ेक्टिवली उनके, यहाँ तक हम कहते हैं कि शायद उनके न्यूक्लियर एसेट्स को भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया हमने। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, और मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि देश को समझना चाहिए कि जो आर्मी है, जो आपकी अपनी आर्मी है, चाहे किसी भी और में भरोसा हो नहीं हो, इसमें आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। जी सर। और वो जो करते हैं वो सही करते हैं, और जो कहते हैं वो भी सही कहते हैं। जी सर। तो इस चीज़ में हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए, और एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म होना चाहिए हर एक आदमी के अंदर कि आपकी आर्मी वहाँ फाइट कर रही है तो आप उसको क्वेश्चन तो मत करो। जी सर। उसके आउटकम को क्वेश्चन मत करो। आपका जो पॉलिटिकल गेम है वो आप किसी और अरीना में खेलो जी। लेकिन जब नेशनलिज्म की बात आती है, जैसे कई पार्टियों ने बहुत अच्छा इस बार उदाहरण पेश किया, जब इंटरनेशनल डेलीगेशंस गए, हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश किया, लेकिन उसको फिर से पार्लियामेंट में डिबेट करके आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जी सर। सर, नेशनलिज्म की आपने बात की, थोड़ा सा सर जो लोकल कश्मीरीज हैं सर, क्या उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी इंडिया के लिए रिसेंट टाइम्स में? आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया हो सर? जी, मैंने 90 से मैंने कश्मीर को देखा है। जी। वहाँ के लोग सिंपल हैं जी।
लेकिन उनको बरगला कौन रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारे ही देश के कुछ लोग, जो कल्चर वहाँ जो चल रहा है जी। उसके अंदर उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। जी। और दूसरा क्या है कि जो ये इकोनॉमी चल गई है टेररिज्म के नाम की, कि जैसे फंड्स आ रहे हैं, वो फंड्स कहीं पे साइफन हो रहे, किसी को पता नहीं है। तो उसके अंदर क्या है कि जिसके पास पैसा है वो अभी भी पैसा बना रहा है, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा अभी भी गरीब है। जी सर। मुझे मालूम है 90 के अंदर जब हम वहाँ गए थे, वहाँ पर टूरिज़्म का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो किसी भी देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं था। अच्छा। जैसे मानसबल एक लेक है वहाँ पर, बहुत सुंदर लेक, सरीन लेक है, उसके किनारे पे हम 90 के अंदर मैं जब एज ए उस समय एक्टिंग मेजर था, उस समय जब गए, इतना सुंदर वो एक रिसॉर्ट बना हुआ था, जैसा आज अपने 5 स्टार रिसॉर्ट्स आज के ज़माने में होते हैं, उससे भी कहीं बेहतर रिसॉर्ट वहाँ पर था। लेकिन हर एक पूरे रिसॉर्ट को जला दिया गया था। उनके वहाँ नावें थी, उन नाव को जला दिया गया था। कनेक्टिविटी के लिए ब्रिजेस थे, वुडन ब्रिजेस, उन ब्रिजेस को जला दिया था। तो ये सब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी कि किसी तरीके से पॉपुलेशन को एलिनेट करो धर्म के नाम पे। जी। और इस बात को लोग समझ नहीं पाए। जी। और उसको हमने सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। जो धार्मिक उन्माद है उसको भी ख़त्म करना जरूरी था, और जो लोगों के अंदर मिसगिविंग्स दी जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा, उसको काउंटर नहीं किया। जी सर। तो काफ़ी हद तक वो अभी अच्छा हुआ है। और अब लोगों ने देखा भी है कि जैसे ही ये आर्टिकल 370 हटाया था, उसके बाद जो टूरिज़्म का ऑनस्लॉट जो हुआ था एक तरीके से, जी। जैसे रिवेंज टूरिज़्म हुआ था कोविड के इमीडिएटली बाद में, जी। ऐसा सीन हो गया था। कश्मीर के अंदर रहने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इतने लोग वहाँ आ रहे जी थे। सर। और इमेजिन करिए, अगर आज पिछले 25-30 साल से अगर टूरिज़्म उसी रफ्तार पे चलता, जी। तो आज स्विट्ज़रलैंड तो बहुत पीछे छूट जी जाता। सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं आर्मी एविएशन में भी रहा हूँ, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जी। कि जो हमारी जो पहाड़ी है, उनका जो व्यू है वो स्विट्ज़रलैंड से कितना ही अच्छा है। जो हमारे अमरनाथ के साइड का जो इलाका है, किशनसर बिशनसर लेक्स हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर फ्रोज़न लेक्स हैं जी। उन लेक्स तक तो आज दिन तक कोई गया ही नहीं। हम तो क्योंकि हवाई जहाज़ में जाते थे, हम देख पाते थे। और क्या सीरीन एटमॉस्फेयर है। काश उस इलाके में टूरिज़्म डेवलप होता तो दुनिया स्विट्ज़रलैंड को तो आज कब कहीं भूल चुकी होती। जी सर। सर, एक थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं। हमने सबने देखा कि इंडिया ने कैसे एग्रेसिवली पाकिस्तान को पुश किया और बताया कि हम लोग और इसको सहने वाले नहीं हैं। लेकिन सर, एज ए सोल्जर आपने बाकी जंग या वॉर का जो दूसरा साइड होता है, जिसमें सर बहुत बार जो आपकी साइड के जो लोग होते हैं उनको भी काफ़ी कुछ लॉस होता है, दे आल्सो गो थ्रू अ लॉट, राइट? जो स्पेशल जो बॉर्डर वाले जो लोग होते हैं सर, तो सर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि उनका लाइफ कैसा होता है जब ऐसी सिचुएशंस आती है। तो मैं इसको 2 हिस्से में टैकल करूँगा। एक जी। तो जो बॉर्डर एरियाज़ के जो लोग होते हैं, जी। और कश्मीर में मैं कहूँगा कि बॉर्डर एरिया में बहुत फायरिंग होती है हमेशा। जब Okay. भी अशांति होती है, जी। सबसे पाकिस्तान की फायरिंग शुरू हो जाती है। जब भी उनको इन्फिल्ट्रेशन करना होता है, तो जो टेररिस्ट को घुसाना होता है अंदर इस इलाके में, तो वो फायरिंग करेंगे। जब फायरिंग का जवाब देना होता है तो आप ऑब्वियसली अपने ट्रेंचेस के अंदर आ जाओगे, फिर ट्रेंचेस से ही फायरिंग करोगे। ओके। तो आपका सर्विलेंस ग्रिड थोड़ा कमज़ोर हो जाता है उस समय। जी। तो उसके जो जैसे बॉर्डर एरियाज़ में क्या कि लोग तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही रहते हैं, जी। कोई फ़र्क ही नहीं पता चलता कि पाकिस्तान कहाँ शुरू है और इंडिया कहाँ ख़त्म है। जी। तो एक साथ ही, इनफैक्ट वो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो इंडिया का ही हिस्सा है। जी सर। तो उधर लोग वहीं पे रहते हैं। जी। तो उन लोगों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब शेलिंग होती है जी। तो आर्टिलरी शेलिंग के अंदर बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं। जी। फिर माइंस लगानी पड़ती हैं, क्योंकि डिफेंस आपको करना है। जी। तो आप वो जो बारूदी सुरंगें बिछा के रखते हो, जी। उसके अंदर जैसे कोई कैटल लेके जा रहा है तो उनके कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। और ज़्यादातर तो शेलिंग के कारण ही होती हैं। जो आर्टिलरी के गन्स के जो गोले आते हैं, जी। जो 25-30 किलोमीटर दूर से डालते हैं, और आर्मी इलाका तो प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन जो सिविल इलाका होता है अनप्रोटेक्टेड होता है। जी सर। तो कई बार उनके लोग उसके अंदर जख्मी होते हैं। जी सर। और वहाँ उनके बॉर्डर के पास में जब भी फायरिंग शुरू हो जाएगी, उनका स्टैंड स्टिल हो जाता है हर एक काम। और रिसेंटली आपने देखा कि इवन अदर एरिया, जैसे राजस्थान का इलाका है, पंजाब का इलाका है, जी सर। वहाँ पर भी ये सफ़र करना पड़ता है। जी सर। तो बॉर्डर एरियाज़ का अपना एक रिस्क है, जी सर। जिसके अंदर कभी भी मतलब आपकी लाइफ बहुत वॉलेटाइल है। जी सर। किसी भी समय जैसे ही कोई अनफेवरेबल सिचुएशन हुई या फायरिंग शुरू हुई या कुछ ऐसा हुआ,
हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो नहीं होता है, जी लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल जो खास तौर से कश्मीर के अंदर जी जो सर। इलाका है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जी सर। तो वहाँ पर लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है। जी तो सर। ये तो उनके नियर डियर वंस की डेथ भी होती है। अच्छा इसको सर। आप कितना कॉम्पनसेट कर दोगे गवर्नमेंट की तरफ से? जी सर। लॉस तो लॉस ही होता है। जी सर। अब दूसरा आता है सैनिक का लॉस ओके। और उसका परिवार। जी। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको मेरे ख्याल से अपना देश पूरी तरीके से समझता नहीं है। ओके सर। आपको कभी कभी आजकल देखने को मिलता है कि एक किसी की डेथ हो गई तो उसमें पूरा जन सैलाब अखबार में मीडिया में आ जाता है। एक दिन आप इकट्ठे हो जाओगे, उसके यहाँ पर उसका झंडा भी फहराओगे, उसको श्रद्धांजलि भी दोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन ये आप सोचो कि उसके परिवार का क्या होगा। चाहे गवर्नमेंट उनको पेंशन दे रही है, लेकिन उनके बच्चों का, उनके पिताजी का, आमतौर पर जो हमारे सैनिक होते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, आम परिवार से होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके फ्लरिशिंग लोग हैं या फैमिली बहुत पैसे वाली है। मोस्ट ऑफ द केसेस ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर। वो एक ही आदमी होता है जो आपको कमा के पूरे परिवार को चला रहा है। लेकिन फिर भी आप देखो जज्बा इन परिवार वालों का, वो अपने दूसरे बेटे को फिर फौज में भेजने को तैयार होते हैं। जी सर। तो जो जज्बा उनका होता है परिवार वालों का, वो भी मैं चाहता हूँ पूरे देश का जज्बा ऐसा हो कि हर एक शहीद जो आदमी, जो हर एक सैनिक एक तरीके से शहीद ही है। जी सर। आज की तारीख में कोई भी आदमी बॉर्डर पे है, आज उसकी कोई गारंटी नहीं है। कश्मीर के अंदर जो सैनिक पेट्रोलिंग पे निकलता है, चाहे आर्मी का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, जी। कभी भी कोई फायरिंग अगर होती है, उसमें कोई कैजुअलिटी होती है, तो आपको बॉडी बैग्स ही वापस आते हैं। जी सर। वो शहीद आता है, वो एक कॉज के लिए मर के आता है, लेकिन उसी कॉज को पीछे भी जिंदा रखना जरूरी होता है। जी सर। तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो एक तो हो गया जो शहीद हो गया, एक जो सैनिक है उसके भी परिवार को उतनी ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वनरेबिलिटी है। अच्छा। उनका जो स्ट्रेस फैक्टर है आप वो देखिए, जिसका पति, जिसका पिता रोज थ्रेट में है, उसके बच्चों पे क्या साइकोलॉजी पे क्या गुजरती होगी उनकी, वो क्या सोचते होंगे। लोगों का बहुत गलत परसेप्शन है कि आर्मी में लोग मज़े कर रहे हैं। जी। फौज के अंदर जो जाता है तो अपनी जान हथेली पे रख के जाता है। जी सर। मुझे भी याद है, क्योंकि कश्मीर में हम इतनी बार हम अंदर गए बाहर, मैं तो खैर एविएशन में भी रहा हूँ, वहाँ तो हर एक फ़्लाइट आपकी वही रिस्क लेके जाते हो, आप बॉर्डर के ऊपर जा रहे हो। जी सर। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हेलीकॉप्टर्स में तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस भी नहीं होते हैं। जी सर। या कोई स्कोप ही नहीं होता है बचने का। जी सर। तो हर एक सैनिक वही जान अपनी हथेली पे लेके जा रहा है। तो हर एक देशवासी को मैं चाहूँगा कि उसके परिवार को, उसके बारे में कोई जब आता है उसको बहुत सिंपैथी और कंपैशन से देखें, दया के भाव से नहीं, लेकिन नेशनलिज्म के भाव से कि ये आदमी आपके लिए खड़ा है। जी सर। आप किसी को कितनी भी तनख्वाह दे दो, अपनी जान कौन देने को तैयार है? सर। मैं आज आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, क्या आप अपनी जान दोगे? जी सर। लेकिन सैनिक, हमने कितने सैनिक देखे हैं अपने सामने। मेरी यूनिट ने कितने ही मेरे जवान जो शहीद हमारे आंखों के सामने चले गए, वो जी सर हैं, उनके परिवार से हम आज भी संपर्क में हैं, कभी न कभी आता रहता है। लेकिन आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। सरकार केवल पेंशन दे रही, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जी सर। उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में बहुत जागरूकता देनी चाहिए। हालांकि सरकार ने मैकेनिज़्म सारा बना रखा है, लेकिन जब तक जनता और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे राजनयिक लोग होते हैं, ये लोग उनको उतना इज्जत नहीं देंगे, तब तक ये आदमी का जो सेंस है ना, क्या सोचते हो आप, फौज और पुलिस में क्या फ़र्क है? वो भी सैनिक है, वो यूनिफॉर्म पहनता है, पुलिस वाला भी पहनता है। जी सर। आप हर एक आदमी का नज़रिया अलग है ना उनके बारे में, क्यों है अलग? तो ये चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए। दे डोंट हैव प्रिविलेजेस। जी सर। मतलब आप मैं तो कहूँगा कि जिस टाइप की लाइफ फौज में जीनी पड़ती है जी, अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है जी, उसके अंदर जो आत्मा की जर्नी दिखाई गई है, अगर आप उन अध्यायों को पढ़ेंगे जी, तो वो जो जर्नी है हर एक सैनिक भुगत चुका है। इस पे कभी आप रिसर्च करिएगा, क्योंकि मैं एक बार जब सुन रहा था अपने परिवार के किसी लॉस के समय गरुड़ पुराण को, जो आत्मा की जो जर्नी बताई है, वो जर्नी तो सैनिक बेचारा हर तीसरे साल में करता ही है। कभी यहाँ जाएगा डेजर्ट में, तो कभी वो पहाड़ों में जाएगा। जी सर। वैसा ही वर्णन आपकी गरुड़ पुराण में मिलता है। जी सर। तो आपको सोचना चाहिए जी सर कि जो आत्मा की जर्नी बाद में है वो हम पहले ही करके आ चुके हैं। जी सर। सर आपकी यूनिट 22 ग्रेनेडियर्स, राइट? सो
उनको जो अवार्ड मिला है ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, राइट सर, उसके बारे में उसका क्या स्टोरी है सर? जी, एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। जी एक तो हमारी यूनिट 1988 में रेज हुई थी जी। और मैं उस यूनिट का पहला ऑफिसर था जो सेकंड लेफ्टिनेंट था। अमेजिंग सर। जी, कमीशन नहीं हुआ था 22 में, लेकिन मैं जब रेजिंग हुई थी उस समय आई वाज द सेकंड लेफ्टिनेंट, ओके यंगेस्ट ऑफिसर ऑफ द यूनिट ओके फॉर गुड 6 months टिल somebody गॉट पोस्टेड। ओके तो उस यूनिट को हमने रेज किया और रेजिंग के 1 साल हम डलहौजी में रहे और वहीं से 90 के अंदर हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया था कश्मीर के अंदर। ओके। जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वहाँ। हाँ, जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था, जी तो उस समय मैं यूनिट के अंदर ही था जी और कई ऑपरेशन किए वहाँ। तो उस समय तो इतने मिलिटेंट्स इतने थे कि आप जिधर निकल जाओ, जिस ऑपरेशन में जाओ, जी। तो इनकाउंटर तो होना ही था। ओ, कई इनकाउंटर्स देखे हमने उसके अंदर। और मेरी यूनिट जो अगले 5 साल तक उसी ऑपरेशन में रही। ब्रीफली हम 6 महीने के लिए वापस आए, लेकिन उसके बाद हमारी परमानेंट, हमारा पहले 6 महीने भी हमारे को यूनिट को गवर्नर का एक अप्रिसिएशन मिला हमारे को, ओके हमारी यूनिट ने इतना अच्छा काम किया था। तो उसके बाद हमारी यूनिट को सेलेक्ट करके वहीं भेज दिया कश्मीर के अंदर परमानेंट डिप्लॉयमेंट। ओके। तो उसके बाद 94 तक हम लोग वहीं पे थे। ओ, तो उस समय हमारे यूनिट के 2 वीर ऑफिसर्स थे हमारे, RK जून और राकेश सिंह। ओके ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए इंसर्जेंसी में लड़ते हुए, ओके। और उन दोनों को अशोक चक्र मिला। तो जो हमारी पलटन थी उसको, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिट्स टू रिसीव टू अशोक चक्र। ओके तो उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये दिया था कि किसी यूनिट के पास 2 परमवीर चक्र या अशोक चक्र है तो उनको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का खिताब मिलेगा। अमेजिंग तो सर। विद इन 5 years ऑफ आर रेजिंग जी आर यूनिट वाज ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। अमेजिंग सर। तो यानी कि कोई 200 साल पुरानी यूनिट्स भी हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से थी, हमारी केवल रेजिंग के विद इन 5 years वी वर ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, अमेजिंग सर। 2 अशोक चक्रस एंड बोथ इन द इंसर्जेंसी एरिया इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अमेजिंग सर। सर आपका एज पार्ट ऑफ यूएन व्हेन यू वर पोस्टेड इन कॉन्गो, सो Yeah. वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए, हाउ वाज वर्किंग अंडर यूएन? So again, why we went to UN? जी The units are selected on merit. ओके On certain merit, आर्मी हेडक्वार्टर्स अपना पॉलिसी बनाता है। जी तो क्योंकि we were bravest of the brave, जी so we came on the top of the list. ओके And we were the first one to go to the UN mission during that time, जो भी उस समय जा रहा था। जी तो कॉन्गो में जो मिशन एस्टेब्लिश हुआ था उसमें एक पूरी ब्रिगेड गई, ओके तो उसमें एक यूनिट हमारी थी। ओके तो उसके अंदर हम यूनिट के अंदर यहाँ से चले और सीधा वहाँ पर लैंड किए, जो हमारा एयरफील्ड था, ओके और एयरफील्ड से सीधा हम इंडक्ट हुए। बेनी एक जगह थी ओके कॉन्गो के अंदर, वहाँ पर हमारा बटालियन ऑपरेटिंग बेस था। ओके तो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इमेजिन 650 लोग, सडनली यू आर ड्रॉप्ड ऑन एन एयरपोर्ट जी एंड यू आर ऑन योर ओन। तो वहीं पे अपना लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह सब वो हवाई जहाज़ के थ्रू आए। जी हमारे कुछ गाड़ियाँ थी, वो एक दूसरे देश में लैंड करके फिर वहाँ से कॉन्वॉय में ओके ओवर ए पीरियड ऑफ 2 days वो चल के आई बाई रोड। और फिर अपन ने जैसे ही हमारी यूनिट आई, टेंटेज वगैरह अपना लिया, फिर वहीं से अकोमोडेशन तैयार किया, अपना जो लॉजिस्टिक्स बेस बनाया, धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और बहुत ही सेटिस्फाइंग टेन्योर रहा हमारा। 1 साल का ड्यूरेशन था। 1 साल में हमने काफ़ी लोगों को डीमोबलाइज़ किया। तो वहाँ पर कॉन्गो में बेसिकली रेबल आर्मीज़ थी, ओके कई सारी आर्मीज़ रेबल्स थी जो डिस्टर्बेंस कर रही थी वहाँ। जी कॉन्गो जो किंशासा है, वहाँ की कैपिटल है, वहाँ का कंट्रोल बहुत मिनिमल था। ओके तो इन आर्मीज़ को अपन ने, जो वारिंग फैक्शंस थे, इनको साथ में लाना था। ओके कुछ मिलिटेंट्स भी थे दूसरे कंट्रीज़ के ओके जो यहाँ पर रह रहे थे। जी वहाँ पर क्या डायमंड और गोल्ड अबंडेंस में है, जी सर तो इलीगल माइनिंग होती है गोल्ड की और डायमंड की, ओके और स्मगलिंग होती है वहाँ पर। जी सर वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, वहाँ सड़कें नहीं हैं, लेकिन एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप्स हैं। हर एक 50, 60, 70 किलोमीटर पे आपको एक एयर स्ट्रिप मिलेगी, जहाँ पर एयरक्राफ्ट, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जो होते हैं, छोटे एयरक्राफ्ट्स आके लैंड करते हैं। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ डायमंड्स एंड गोल्ड एंड ये जो भी सारा इलीगल चैनल चल रहा है वहाँ। राइट राइट राइट। तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएन वहाँ पर डिप्लॉय किया था, और हमने अपने इलाके में बहुत शांति लेके आए।
वहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी, चाइल्ड सोल्जर्स। ओके। तो चाइल्ड सोल्जर्स यानी कि 10-12 साल का बच्चा AK-47 राइफल सब लेके, और वो आपको कहीं पे भी चलता हुआ मिल जाएगा। तो उनके बड़े लोग भी होंगे, लेकिन जैसे एक प्लेटून है तो उसमें 5 बड़े हैं तो 10-15 लोग जो हैं वो छोटे बच्चे हैं, अच्छा। और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उन्होंने बचपन में और कुछ देखा नहीं है, वो अपना गन उठा के वहाँ से टिक 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 वो वहाँ पर फायर करते रहते थे। तो उन बच्चों को डीमोबिलाइज करना, हालांकि 10 साल का बच्चा, 12 साल 15 साल के बच्चे को क्या नॉलेज है, कुछ नॉलेज नहीं। जी सर। लेकिन उनको गन्स पकड़ा दी उन्होंने। जी। अब ये गन कोई सप्लाई कर रहा है वहाँ पर, है ना। तो वेस्टेड इंटरेस्ट इतने हैं जी सर कि लोगों ने, क्योंकि बाकी लोग नहीं है तो बच्चों को ही, उनके पास और कोई काम नहीं है, उनको गन पकड़ा दिया आप। जी सर। तो इस तरीके का काम चल रहा था। हमने बहुत बहुत लोगों को, बच्चों को डीमोबिलाइज करके, फिर वहाँ यूएन की कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको डीमोबिलाइज करके वेपन्स हमारे पास होते थे, फिर बच्चों को उनको हैंड ओवर करते थे, फिर उनको रिहेबिलिटेशन में, कैंप्स में, इसमें भेजते थे। तो सर यहाँ पे यूएन की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जो क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड में, जो अपना इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है, सर यूएन आपको क्या लगता है अभी उसकी हालत क्या, इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग वर्ल्ड बैक टू द ऑर्डर और ब्रिंगिंग पीस बैक इन द वर्ल्ड? यूएन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और कई देशों में शांति सेनाएं जहाँ होती है, यूएन का सबसे पहला मैंडेट होता है कि म्यूचुअली एग्री करेंगे तभी वहाँ जाते हैं। अच्छा। तो दोनों देश एग्री करेंगे तभी यूएन जाते हैं। जैसे लेबनान में भी, जैसा आप इजराइल पैलेस्टीन के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन लेबनान में यूएन मिशन है जिसमें इंडियन कंटिजेंट्स, वहाँ एक यूनिट रहती थी पहले। अच्छा। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ स्टिल देयर, आई एम श्योर इट मस्ट बी देयर, पर उनको विड्रॉ करना पड़ा अभी, क्योंकि ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही थी। तो वहाँ पर जो मैंडेट है उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करें तब तक यूएन इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है। ओके। जैसे हम भी कॉन्गो में गए तो यूएन पीस इन्फोर्समेंट मिशन में गए थे, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो हम गोली भी चला सकते हैं। अच्छा। और हमने कई, हमारे इनकाउंटर्स भी हुए हैं रेबल्स के साथ। ओके। हमारे 2, एक जेसीओ और एक जवान शहीद भी हुआ हमारा, हमारी यूनिट का। अच्छा। उसी फाइट के अंदर इन्फोर्समेंट के लिए। तो ये इन्फोर्समेंट अगर होता है उसके अंदर आप वो करते, लेकिन जब तक मैंडेट नहीं हो आपका तो आप कर नहीं सकते। अग्री। जो छोटी कंट्रीज में चल जाता है, क्योंकि फिर यूएन में एक वीटो पावर भी होता है। अब रशिया, आप कोई भी आप एक्शन लोगे, वीटो पावर है, किसी और के पास वीटो पावर है, वो वीटो कर देगा आपका, फिर आपका कोई मतलब नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। तो कंट्रीज़ को अपना वो देखना पड़ेगा और उनको यूएन को इतना मैंडेट या अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा। और सभी को बराबर दृष्टि से देखते हैं कि समबडीज टेररिस्ट कैन नॉट बी समवन्स फ्रीडम फाइटर। जैसे कश्मीर में जैसे चल रहा है जी। और अपने देश ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे ये मुद्दा उठाया है कि डिफाइन टेररिज्म, व्हाट इज़ टेररिज्म। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो फिर कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे? तो जैसे पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, जैसे चाइना टेररिज्म को, जैसे जो इनके डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उनको डिक्लेयर करना है कि ही इज़ अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, चाइना उसको वीटो कर रहा है। जी सर। इसका क्या मतलब है? जी सर। पाकिस्तान के अंदर ओपनली टेररिज्म का सपोर्ट हो रहा है जी। ये तो अभी ये पिछले 5-10 साल के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर पाए हैं और इसका कंडमनेशन हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप देखो रिसेंटली, जी सर, इवन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जब अपने इतना वर्ल्ड का आउटरीच किया अपन ने जी और अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज से कई लोग गए थे, ऑल पार्टीज से, जी इन्होंने भी जाके बोला, लेकिन उसका क्या असर पड़ा? आपकी बात सुन ली सबने, जी लेकिन फिर वहीं के वहीं है। जी सर। पाकिस्तान इज अगेन गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम IMF, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। यस सर। तो इसके लिए क्या है कि सभी को एक ही लाइन पे आना पड़ेगा, तभी यूएन विल आल्सो बिकम इफेक्टिव। बट आई स्टिल फील देयर इज अ लॉट टू डू फॉर द यूएन। जब तक सारी कंट्रीज खुद उसका चार्टर को स्ट्रांग नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जी सर, आपके NSG टेन्योर की बात करते हैं सर, यू जॉइंड एज अ ग्रुप कमांडर इन NSG सर? या आई वाज, इन फैक्ट आई हैव अ रेयर डिस्टिंक्शन ओके टू बी ग्रुप कमांडर ऑफ स्पेशल एक्शन ट्रेनिंग ग्रुप, ओके then special rangers training group जी सर, and group commander training। ओके so 3 अपॉइंटमेंट्स मैंने वहाँ पर देखे हैं। जी सर। so special action training group is for the special action group, जो आर्मी के जो यूनिट्स होती हैं, जो एंटी टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग 2 यूनिट्स हैं मेन, ओके उनको देखती है।
स्पेशल रेंजर्स ग्रुप इज मेनली लुकिंग आफ्टर वीआईपी सिक्योरिटी। ओके ओके जो एनएसजी के जो जी सर लोग करते हैं जी उसके अंदर क्या होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रुप्स आते हैं, जी सर और एक पुलिस ट्रेनिंग ग्रुप भी है, तो उसमें पुलिस की ट्रेनिंग होती है। ओके तो आई हैव हेडेड 3 ऑफ दीज, एंड ग्रुप कमांडर ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू सी ओवरऑल ट्रेनिंग ऑफ द एनएसजी। या सो आई वेंट एट ए टाइम व्हेन 26/11 हैड हैपेंड, ओके और उसके बाद का जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था वो उसी समय हुआ था। तो हमारा टाइम था, एक तो ट्रेनिंग में सडनली देयर वाज अ सर्ज इन डिमांड कि हमने 4 नए हब एस्टेब्लिश करने थे, मुंबई में, कलकत्ता में, गांधीनगर में। तो ये जो नए हब्स आने थे इनके लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी, सडन इंक्रीज। तो हमारे को अपना स्पीड अप करना पड़ा अपना जो ट्रेनिंग प्रोसेस। हालांकि शॉर्टन तो नहीं कर सकते हो, लेकिन बैचेस बढ़ाने पड़े और रैपिडली इंटरेक्ट करने पड़े लोगों को। तो दैट वाज वन चैलेंजिंग टास्क विच वी accomplished with distinction. And I also had the opportunity to review the training of Special Action Training Group. एक बार हम मुंबई गए थे, जिसमें हमने जाके रिविज़िट किया 26/11 में जो ताज के अंदर जो हमला हुआ था, उसको पूरा हमने रिव्यू किया था। इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। और वो सीओ मेरे साथ ही थे जिन्होंने एक्चुअली 26/11 में पार्ट लिया था। अच्छा इट वॉज ए रिमार्केबल टास्क। ओके एनएसजी वाले ही कर सकते थे। जी सर मतलब 2-3 दिन तक लगातार विदाउट फूड वाटर एनीथिंग दे केप्ट वर्किंग। 450 कमरे खाली करके और जी उनको न्यूट्रलाइज करके उनको सिक्योरिटी इंश्योर करना, जी फिर सर। उनको न्यूट्रलाइज करना टेररिस्ट को। कई बार लोग कहते हैं भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। अरे भाई 450 कमरों में ड्रिल होता है, एक कमरे को क्लियर करने की ड्रिल में आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो आप इमेजिन करो हाउ मेनी आवर्स इट टुक जी टू क्लियर ईच एंड एवरी रूम। जी सर और फिर वहाँ आपको ये पता नहीं है फ्रेंड एंड फो जी सर कि मिलिटेंट कहाँ है और वहाँ कहीं आपका नुकसान नहीं हो जाए। जी सर तो दे हैड टू मेक श्योर दैट नोबडी इज इनसाइड द रूम। या उनको सेफली निकालना, पैसेंजर जो गेस्ट थे वहाँ पर उनको लेके आना, फिर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, जी सर एंड उसको फिर सर्विलेंस में रखना। जी सर इट वाज ए हेल ऑफ ए टास्क। जी सर सर एनएसजी वाज ए गुड लेसन्स फॉर अस कि वहाँ लोग इतने कमिटमेंट के साथ आते हैं जी सर और एक अलग ही आदमी निकल के जाता है वहाँ ट्रेनिंग के बाद। sir, that's what I was coming to, because only soldiers supply to NSG, right? And then a soldier is already brave, he's hardworking, he's committed, he's ready to sacrifice for the country. But only few makes it to NSG, right? तो उनमें क्या special बात होती है? Selection process is very tough. Okay. See, you have to be in excellent standard in everything. Okay. If you are not, एक आर्मी में 3 स्टैंडर्ड्स हैं जी excellent, good and satisfactory. अच्छा So the NSG standard is excellent और par excellence. par excellence तो एक्सेलेंस से भी ऊपर होता है, क्योंकि जो एसएजी वगैरह में जाते हैं जी उनका तो लेवल और भी बहुत ही ऊंचा होता है। फिजिकल फिटनेस, जी फायरिंग, ओके 2 चीज़ तो आपकी मतलब ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। ओके तो जैसे आप सामने 2 बैठे हुए हैं, जी तो इफ़ आई हैव टू फायर, जैसे जो हॉस्टेज सिचुएशंस होती है ना, जी सर तो आपको इतना एक्यूरेट होना होता है कि भाई उसके हाथ को छोड़ के उसके सिर के ऊपर गोली मारनी है। so close सो क्लोज, एंड वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो आप जो टारगेट प्रैक्टिस में आप कर पाते हो जी क्योंकि आपको मालूम है वो टारगेट है, जी लेकिन इमेजिन डूइंग इट इन द लाइव सिचुएशन। जब आपके सामने वो सिचुएशन आ जाए yeah तब उसको एग्जीक्यूट करना। so it's a तो ये mental सारी ट्रेनिंग जो है वो जी। उसके लिए है। जी सर हमारे फौज में एक कहावत है कि इट कम्स इन योर मसल मेमोरी, कि आपका जो रोम है, हिस्सा है, वो सब सिंक्रोनाइज होता है उसमें। फौज में आपको क्या लगता है आदमी क्यों कर पाता है काम? भाई 2 आदमी, आप हो, मैं हूँ, या कोई और भी तीसरा आदमी है, जी वाई डज ए फौजी स्टिल डज द वर्क? कभी आपने देखा है कि कहीं पे भी क्राइसिस होती है, आर्मी डज इट वेर एवर द आर्मी गोज, ही दे डू एनीथिंग वट एवर वर्क यू गो। बाढ़ में चले गए, कोई ट्यूबवेल में कोई गिर गया, वहाँ से भी निकाल के ला रहे हैं, पहाड़ पे कोई लटक गया उसको लेके आ रहे हो, कोई हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना है तो उसमें भी आर्मी जा रही है, पानी में चला गया नेवी शिप जा रहा है वो लेके आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? वाई इज द आर्मी एबल टू डू एंड अदर्स आर नॉट एबल टू डू? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। ये जो डिफरेंस है वो कई बार समझ में नहीं आता लोगों के, कि आपकी जो ट्रेनिंग इतनी रिपीटेटिव होती है कि आपकी मसल मेमोरी में होता है कि यू डोंट हैव टू थिंक कि आई विल डाई,
You have to first think I have to do the job, and if I die, that's part of the game. You don't even think about it. In fact, दिमाग में आता नहीं कि यार वहाँ अगर जाऊँगा तो गोली चल जाएगी मेरी, ख़त्म हो जाऊँगा मैं. जी सर. आपने देखा कभी ऐसा? 26/11 का आप लगाइए. जी. इमेजिन दैट सिचुएशन. जी सर. वेयर आपको पता है कि जो हमारे ऑफिसर्स मारे गए वहाँ पर, कई, गजेंद्र सिंह, वन ऑफिसर वाज आल्सो, ही डाइड देयर. क्या हुआ था उनका? Why did he go there? Because he never thought about it. कि भाई मैं कहीं मर भी सकता हूँ. You never think about it. You think about your task. कि भाई मेरा टास्क है उनको बचाना है. I am going there to save him. If anything happens to me, let it be. God is there, country is there to look after me. So that is the वो जज्बा है. इसीलिए आर्मी आप देखोगे कि आर्मी का जो सैनिक है, मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो देश है is not utilizing the potential of the military to its extreme. Okay. A soldier retires at 35 or 40 years. So his entire productive life is still there. Who is using him? जी सर. तो अभी आप शायद पूछोगे मेरे से अग्निवीर के बारे में. मैं कह रहा हूँ कि अग्निवीर तो अब आएंगे, लेकिन ये जो आपके पास अवेलेबल है उसको क्या यूज कर रहे हो? वो भी यंग है, वो भी. हाँ, he's young. 35 इयर्स में क्या है? जी सर. 35 साल में तो लोग अपना वो भी नहीं करते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं. करियर स्टार्ट ही नहीं होता उनका. जी सर. कि बिकॉज एज ए सोल्जर 35 इयर्स 40 इयर्स में यू आर रिटायरिंग. जी सर. द रीजन इज व्हाई दे आर रिटायरिंग इज दैट यू हैव टू मेंटेन अ यंगर प्रोफाइल. जी. एंड जो आर्मी में जो टास्क हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि डोकलाम में जाना है, हाई एल्टीट्यूड में नथुला में 12,000 फीट पे जाना है. जी. Obviously, a man with a higher age, his body will not be able to cope with that. You need a younger profile who can bear the brunt of weather and rigors of the terrain and the enemy and stress कितना होता है. जी. Have you imagined? मतलब बाकी देशों में स्ट्रेस के ऊपर पूरी स्टडीज हो चुकी हैं जी. कि what is the battlefield stress. जी. अगर battlefield stress की आप स्टडीज पढ़ लोगे ना, तो आप तो नतमस्तक हो जाओगे. अमेरिका की कोई भी स्टडी पढ़ लो आप. अच्छा. जो अफगानिस्तान में गए थे जी. उन लोगों की स्टडी पढ़िए आप कहीं पे जाके. इट्स अवेलेबल ऑन द नेट. ओके. व्हाट इज द स्ट्रेस फैक्टर, या उनके ऊपर स्ट्रेस का क्या, बैटलफील्ड स्ट्रेस का व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन देम व्हेन यू सी योर कोलीग डाइंग, व्हेन यू सी सम टेररिस्ट किलिंग समबडी, और व्हेन यू आर किलिंग समबडी. भाई, it is not a elation. After all, you are taking somebody's life. Yeah. Even if he is a terrorist. Yeah. So what is the impact of that? Nobody has studied it. In India में तो हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है. Mental stress की कोई बात नहीं करते. Nobody talks about it. But that is the impact. Yes. There are very few cases, maybe because our system is such that we are able to cope with that stress. Maybe our Sanatan way of living, or our brotherhood, or Social Indian way of living कह लो आप. सोशल फैब्रिक अपना स्ट्रांग है जी. उसमें अपन कोप अप कर लेते हैं. अदरवाइज इट्स अ बिग फैक्टर. जी सर. यूएस में वगैरह में इस प्रॉब्लम ज्यादा होती है ये सारी चीजें. वहाँ तो लोग पागल हो जाते हैं. दे आर सेंट, दे आर असाइलम्स. एंड उनका तो क्या होता है कि इसके बाद उनका वो होता है, अलग से कोर्स होता है जी, कि उसको डी एडिक्ट करना या स्ट्रेस फ्री करने के लिए उनका पूरा स्टडी होता है. हमारे यहाँ तो बेचारा आता है, ही कम्स एंड डज हिज नेक्स्ट जॉब. सही बात है. अगले के लिए तैयार होता है. So I was saying कि using this manpower which is so highly motivated, nobody is using it. जी. There are certain avenues where you can join the police forces and all, but I still feel that they are not doing justice with it. In fact, an army officer, colonel, retires at 54. जी. So he still got a lot of time to go. Yes. If they use them even anywhere, I am telling you today, उदयपुर में अपन बैठे हुए हैं. जी. यूज वन, पुट हिम इनटू दिस UIT और नगर निगम में आप बिठा दो. जी सर. मैं बताता हूँ कि वो 1 महीने में उनको सबको चेंज नहीं कर देते. वो द पीपल आर नॉट मूविंग ओनली. जी सर. देयर इज नो सेंस ऑफ अर्जेंसी और पर्पस. जी सर. विद आवर ओन पीपल हु आर इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे. मिलिट्री में इट विल नॉट हैपन. इफ यू गिव हिम अ टास्क, ही विल परफॉर्म. राइट. अगर वो उसका 50% 25% भी करता है ना, तो अपने देश का तो पूरा कल्याण हो जाएगा. जी सर. तो इफ योर पॉडकास्ट रीचेज द राइट पीपल, आई वुड से यूटिलाइज दीज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द आर्मी, वेदर इट इज अ सोल्जर, a junior commissioned officer, or it is an officer of a rank of colonel or any other rank. जी सर. He is a big asset
Yes, he sir. can change to any organization. He can be of great value. जी सर. He will definitely bring better value to it. जी सर. सर लेट्स टॉक अबाउट अग्निवीर फॉर अ बिट, राइट? Okay. तो उसमें सर अभी लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन है इसके बारे में. Yeah. So because you have been like part of the forces, what is your take on the Agniveer program? See, Agniveer scheme, I feel is a very good scheme. Okay. There has been criticism within the forces also and outside also. So anything which you bring in, there will always be a criticism. So Yes. that is natural. जी. And it should happen also. Because unless you see anything critically, you will not be able to draw right conclusions. My take on this is that Agniveer is a person who is coming at a very young age. He is staying 4 years in the armed forces. He is imbibing the sense of discipline and other, the way of living there. So he is conditioned for those 4 years. And I am telling you, when he is coming out, he is a gem. Anybody who is taking him, he will serve him for the rest of his life. Yes, sir. So I feel it's a great benefit. People have linked it with job security, which I feel is not the right way of doing it. Because army also need the right talent. They can't have people of all ages going, like I told you. Yes, yes. They are retiring early. Yeah, yeah. So if you are having a slightly younger profile, it will be much better. And after every 25%, now once you are filtering them, only 25 are kept. So they are going to be the best. And they are willing. Yes, yes. Okay. So then your army, which will become much motivated, much stronger, and much stronger. Yes, sir. And I mean to say willing. So I feel it will be for good. So you will keep the best. Yeah. And the one who is coming out, he is equally good for the civil society. Yes. So you use him wherever you want to use him, as a soldier, as a clerk, as a peon, as a assistant, Yes. as a computer operator. Because army, one doesn't know the kind of people army employs Okay. is from all the trades, from your software, like Yes. our signals and all. Today our technical entry Yeah. is all technical graduates. Yeah. And best of the engineers. Yeah, best of them. It's just matter of time. Once they come back, जी. they are highly qualified. Yes, sir. They have seen practically things. Imagine a person, any officer, rank officer, any person of the rank of officer, he is minimum commanding 120 people. Okay. Their engineers, जैसे हमारा workshop होती है, signals के होते हैं, the communications का है आपका. They are live communications. There are people working from the, nowadays we have communication right from the border up to the army headquarters. You can see anything which is happening on the border. Yes, sir. Today fiber optics, everything इसके through या फिर through the signals, communications, everything it is there. आपके जो radars हैं, it's all communication. Yes, yes. Everything is there. All engineers are there. Even the soldiers who are there, who are using those kind of weapon systems. Yes, sir. Imagine the Zoo gun or the Akash anti-missile systems which people were using. Yeah, yeah, yeah. Can you think anybody in the civil streets would be doing that? कि आप उधर ट्रैक करके उधर फायर कर रहे हो, उसको ख़त्म भी कर रहे हो. You are calculating the speed of the missile which is coming. You are intercepting. There is somebody giving designation. Okay, ये वाला target आप engage करो, ये आप engage करो. All this is happening in real time, and you saw the demonstration in the Op Sindhu. Yeah, 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 yeah. I think the biggest spin-off is that. Yeah, of course, sir. Suddenly the Indian armed forces and the weapon systems are now popular all over the world. Our BrahMos, our Akash Tir systems, our surveillance systems, even our, people were thinking those IL-70 guns were of no use. They proved to be very effective against the drones. And Agniveer अगर आप ले लो अभी, तो जो Agniveer बाहर आएगा, he'll be very useful to the people. आई थिंक सर ऐसे बाकी का जो कंट्री है उनको भी उनका अगर एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे अग्निवीर्स का, लाइक प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आई थिंक ये पूरा डिसीजन ओवरऑल जस्टिफाइड हो जाएगा कि हाउ वी कैन यूज द बेस्ट यूज ऑफ अग्निवीर्स, राइट? आफ्टर दे कम आउट ऑफ आफ्टर 4 years, जैसे उनको अगर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या उनके लिए काइंड ऑफ ज़्यादा एक्सेप्टेंस है प्राइवेट सेक्टर में. I would say कि they should make this tenure to 5 to 6 years in the army, because that gives them slightly more longer time. Okay. 4 years to me appears to be slightly less. Okay. But it's the government's take, and I think they will learn with time and they will decide what to do. Yeah. There will be modifications. There is nothing final. Yes. So I am sure there are been a lot of announcements that they are
absorbing almost all of them in the police services and other services. जी. Imagine the quality of policing, it will improve like anything. Yeah. So they can be the best policemen, right? If they join Obviously. police. पुलिस है, सिक्योरिटी है, एनी अदर फॉरेस्ट सर्विसेज में ले लो आप. जी, forest services, yes. लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. जी. देयर इज अ इको टेरिटोरियल आर्मी. आर यू अवेयर? No, sir. टेरिटोरियल आर्मी इको ब्रैकेट के अंदर. Okay. So these are looking about the ecology of the country. Okay. So they are deployed in selected areas. Okay. So the experiment started somewhere from Mussoorie because the Mussoorie hills were getting depleted. Okay. So they raised a TA battalion, territorial army, where they had some nucleus of people from the army or who had left early, like, you know, like there is a defense services corps, security corps also, where the retired soldiers go and serve again Okay. as security to defense establishments. Okay. Similarly, these people were being taken, and some people were taken on territorial army or temporary basis. Like you serve for 2 years, 2 months in a year, and rest of the time, if you are required, you'll be kept. Otherwise, you go back. These are the people who, you know, brought up the entire ecosystem of Mussoorie again. अच्छा. There is one eco battalion in Mohangarh in Jaisalmer. Okay. वहाँ पर आप देखेंगे पूरा जंगल है along the canal. Okay. They have fenced certain areas and brought jungles there. You have to, मतलब, to see it to believe it. जैसलमेर में. Yes, Amazing, sir. the success rate of eco battalion is higher than the forest department. They use maybe 1/4 the funds of what forest department is using, and they produce better result. I would recommend कि ये सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इको को दे देना चाहिए, तो आपको विद इन नो टाइम यू विल फाइंड कि यहाँ पूरा जंगल खड़ा हो गया है. Restored the net. Yeah. हाँ, अभी आप जाओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जी. नोबडी विल एंटरटेन यू. एक पौधा भी नहीं देंगे आपको, जी सर. मांगने जाओगे तो. सही. दे लास्ट यू पहले 5 रुपए दो, फिर देंगे पौधा. और दे विल नॉट प्लांट इट ओनली. आई वाज अमेज्ड. Yeah. I don't want to comment on government policies, Yeah. but there is a scope. Yes. Do you know the Ganga, Namami Ganga project? जी. There are eco battalions which are working on it. Oh, is it, sir? जो गंगा का cleanliness चल जी रहा सर. है, जी सर. that is being overseen by a lot of TA battalions. I am not fully versed with it, but I am aware there are certain TA battalions who are working on the Ganga cleaning project. Okay. So the soldiers are everywhere. They are available if you want to use them. It's just you are paying salary to others also. Yes. You pay to them. Yes. They'll give you better results. Yeah. जी सर, अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं सर. मेकिंग ऑफ अ सोल्जर. So how were you as a kid, and what is that moment when you decided you want to join the force? Okay, I studied in a Sainik school. Okay. Sainik school Chittorgarh. Okay. And I was in Pratap House, which is the name itself inspires valor into you. So for us, it was, you know, way of life, and we never thought that we'll have any other profession than the armed forces. But when I went for my SSB, Services Selection Board, first time I was an Air Force candidate. So that time I could not clear the SSB, but I cleared my PABT. And everybody was very surprised that why he couldn't get selected. Even I felt maybe I was overconfident or something like that. Okay. But eventually, after doing my graduations, I joined the army in my first attempt. Even before my result was announced, I got the call letter कि submit your degree and आप आ जाइए. जी सर. IMA का call letter आ गया आपका. So that's how I joined the armed forces. Okay. So it was naturally to us being from Sainik school. Yeah. And one always aspired, aspirations were there. Okay. But one interesting story which I must tell you is how I joined aviation. Okay. So when I was in the school, I was also the school captain, and I was commanding a parade. Okay. Being an NCC student, I was the best student, best NCT cadet in the RD parade. Okay. 92, I think 82 I had gone there as a cadet. So when I was commanding this parade, the chief guest arrived in a helicopter. And this helicopter was driven by a pilot who was from our school. Oh. Colonel Vishnu Rawal. Then he must have been major or captain. So we met him, and I was quite surprised. We got to see the aircraft. And I was quite surprised. मैंने कहा यार ये आर्मी वाले हवाई जहाज कैसे उड़ा रहे हैं? This is great. So that time it used to be air observation post. Okay. AROP बोलते थे, air observation post, and they were part of artillery. जी. And they were used mainly for directing fire of the
guns, because guns have to be fired. They have to fire at 20 kilometers, 30 kilometers. So the fall of the shots you can't see from any vantage point. 20 kilometer देखना मुश्किल हो जी जाता सर. है if it is not in direct. So indirect fire के लिए this observation post they used to see and fire. So that's why it was there in the army. I never knew it even though I was in Sainik school. So I always thought कि यार ऐसा हो तो क्या कितना अच्छा होगा. And as luck would have it, once I became a pilot, I joined infantry, Grenadiers regiment, as I told you, 22 Grenadiers. जी. So that time it was only for artillery. So I was not in artillery. So there was no question that I would join the. So what happened is in 1991, I think, 91 or 92, we were in Kashmir. We were deployed there. 92 की बात है शायद. 92 में we were in Kashmir Valley, and our colonel of the regiment, General Y.N. Sharma, Lieutenant General Y.N. Sharma, he was visiting, and his ADC, 8D camp, he did not accompany him. He was, so I was from the unit told to act as his 8D camp, and colonel of the regiment is the senior most officer of the regiment, and he looks after the welfare and morale of the regiment. Okay. So there were 2-3 units of grenadiers, like 22 was there, then 15 grenadiers was there. They were in high altitude area in, on the LC, and we were in the valley fighting insurgency. So I got a chance to sit with him, and you'll be surprised, the pilot of the aircraft was same Colonel Rawal, who had, and as a captain who had come to the school. Now he was a lieutenant colonel. He was flying the helicopter, and we went to a forward post. So the general was busy, meeting the CEOs and all. So I was sitting with the pilot. So I was telling him, Maine kaha, sir. Then he said, I am from Sainik School, Chittorgarh. He got to very nice. So he was very pally with me. कहता है कि तू क्यों नहीं ज्वाइन करता. मैंने कहा सर इवन आई वांटेड टू ज्वाइन, बट मैं तो इन्फेंट्री वाला हूँ, आर्टिलरी में कैसे जाऊँगा. कहता नहीं, अगले साल से इट इज़ ओपनिंग फॉर ऑल आर्म्स. ओके. सो ही इज़ द वन हु टोल्ड मी कि दैट्स हाउ आई केम टू नो. देन आई सर्च द रेलेवेंट आर्मी ऑर्डर, अप्लाइड फॉर इट, एंड सिंस आई हैड क्लियर्ड माई SSB एज अ यंग from the school in NDA. Not the SSB but the PABT test. Yes, sir. So that PABT score was, I had the number written somewhere. Because people say that you can give PABT once in your lifetime. Oh. So once in a lifetime हो गया था मेरा. वो मेरे पास दिखे हुए थे स्कूल वाली डायरी में. Right. So I applied for it, promptly got through, and that's how I got into flying army aviation, and I spent good about 10 years flying in all the areas and terrain. Amazing, sir. So that's how I, journey of joining army and army aviation both I have told you. जी सर. राइट सर. सो सर एक छोटा सा सवाल था कि हमने लक्ष्य मूवी देखी है सर 2000 ऋतिक रोशन वाली, जिसमें एक सर अनडिसिप्लिन्ड लड़का ज्वाइन करता है और IMA में उसकी लाइफ बदल जाती है. सर हाउ इज इट रियली, आई मीन कितना क्लोजली वो डेपिक्ट करता है रियल IMA लाइफ को? वो उसका 1% भी नहीं है. द ट्रेनिंग इज वेरी रफ. ओके. एंड रिगरस. अच्छा सर. दैट इज द वर्ड. जी सर. कि आपको कब सुबह होती है कब शाम होती पता ही नहीं चलता है. यू डोंट नो व्हाट इज योर लेफ्ट, व्हाट इज योर राइट. एंड वहाँ पर क्या कॉम्रेडरी इज डेवलप्ड बाय लॉट ऑफ रगड़ा. पनिशमेंट्स मिलता है which outside you may call it ragging or something like that. But we don't call it ragging in army. Because it's part of your life. जैसे somebody is getting late, तो entire batch will get punishment for it कि भाई late क्यों हुआ. एक आदमी late हुआ तो पूरे batch को मिलेगा. So that is how you develop the camaraderie. Okay. एक दूसरे के साथ है ना कि भाई साथ में रहना. Then the other person also feels bad, यार मेरे कारण सबको रगड़ा मिल रहा है तो I better be in time. Some defaulters would always be there, so everybody would be together. We will keep cursing each other, but then eventually the bond becomes very strong. Then same bond comes handy when these route marches happen. Sir. They will tell you to climb the nearest mountain. So climbing mountain you may feel like fun. Okay, but when there is a 15 kg weight on your back and a rifle to carry, है ना, and then you are going without any aid, navigation भी आपने करना है, you have points to touch, it's very difficult. It's not fun anymore. मतलब some people can take it as fun, but it is sheer test of your physical strength. Physical and mental strength. Sometimes the mental strength is more required than your physical strength. If you are mentally strong, then you are able to see through the training. So as an officer, you will find that an officer is mentally very strong. He will not get perturbed easily with small little things.
सो वो टफनेस जो आती है जी सर। वो आपकी उस रगड़े से आती है, जो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो करते हो आप। तो एंड इट इज़ टेस्टेड एवरी टाइम एट द एंड ऑफ द कोर्स विद दीज रूट मार्चेस, जोश रन, उसमें टाइमिंग्स होते हैं, फिर आपको पॉइंट्स टच करने होते हैं। द बेस्ट वन विल गेट समथिंग नाइस, नथिंग वेरी प्राइसी बट समथिंग गुड टू ईट। या तो वो जो लक्ष्य वाली जो आपने देखी है जी सर। वो काफ़ी कम दिखाया उन्होंने, इससे दिखाया। बहुत ज़्यादा रगड़ा बहुत लगता है ज़्यादा। जी और सर। बहुत टफ लाइफ होती है। जी इट सर। इज़ एक्चुअली टफ। जी सर। एंड इफ़ यू टॉक ऑफ कमांडो कोर्स, हाँ इट इज़ मतलब बहुत मुश्किल है। जी सर। और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर वाला जो मैं बता रहा था जी आपको, सर। हॉज का इंस्ट्रक्टर, वो दैट इंसिडेंट वी रिसेंटली इज इन लाइमलाइट अननेसेसरली, बट दोज पीपल आर डेमी गॉड्स। ओके। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में अगर किसी ने कोर्स कर लिया है, आई थिंक ही इज अल्टीमेट। टफेस्ट कोर्स इज दैट ओके। इन द आर्मी। लाइक सो मेनी टाइम्स सर, हम लोग सिविलियंस उनके स्ट्रेंथ को या उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग जज नहीं कर पाते बिकॉज वी हैव नॉट सीन दोस कंडीशन। लेकिन जैसे आप बता रहे, इट्स क्वाइट टफ टू इट इज़ वेरी टफ। आई एम operate. टेलिंग यू, इफ़ यू मीट अ पर्सन कमिंग बैक फ्रॉम कमांडोज कोर्स, जी उसके सामने आप कुछ भी बोलोगे ना, या हिज आंसर इज यस। तारे तोड़ के लाना है तो वो भी ला के दे देगा, वो कमांडो कर सकता है। जी सर। यू बिकम सो स्ट्रांग देयर या दैट 1 month of rigorous training in commandos. जी सर। I happen to be a commando instructor also. जी That's how I went to NSG जी as सर, an instructor. जी सर। तो उसके अंदर आपका जो टेस्ट होता है, that is ultimate. सर अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे बात करनी थी, क्योंकि आप सर एसएसबी में आपने काफ़ी सारे मतलब रिक्रूट्स के मतलब आपने इंटरव्यू लिए हैं। तो एक सर, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ सर, हमारे वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ हम लोग जाके ऐसा गाइडेंस ले सके। तो पहली बात तो सर, फौज एज अ ऑप्शन, एज अ करियर ऑप्शन ही लोग बहुत कम चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स की साइड से गाइडेंस होता है दैट यू डोंट वी लाइक रिस्क नहीं लेना है इतना ज़्यादा। और अगर कोई बच्चा मेहनत करता भी है सर, तो उसको लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ एटीट्यूड क्या बोलें, बट वो नहीं मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सर क्योंकि आपने इतना सारा टाइम नहीं उनके लोगों के साथ में स्पेंड किया है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग स्पेशल हिंदी में बात करना चाहेंगे, ताकि बहुत से ज़्यादा बच्चों को ये गाइडेंस मिल सके। सो सर, आप जब इंटरव्यू के लिए आपके पास में बच्चे आते हैं सर, क्या देखते हैं आप सर कैंडिडेट में? सबसे पहले तो मैं आपको, जो पहला प्रश्न आपका था कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि आर्मी में जाना है या नहीं जाना है। जी सर। सबसे पहले हम कर्म की थ्योरी में सब बिलीव करते हैं ना। जी सर। विश्वास करते हैं ना। जी सर। तो कर्म अगर आपका है जी, तो अब क्यों चिंता करनी है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए आप, है ना। जी सर। सभी सोचते हैं कि इसमें रिस्क है। जी, ऐसा कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। आपको जो ट्रैफिक में जो रिस्क है ना, वो फौज में के रिस्क से ज़्यादा है। जी सर। अगर आप देखोगे जी सर। रोज़ ट्रैफिक में कितने लोग मरते हैं, मेरे ख्याल से हज़ारों। जी सर। फौज में तो महीने में 2 3 4 5 लोग। वहाँ पर भी सेम रिस्क है। कौन सी रिस्क तो है। एक तो जो नॉर्मल रिस्क है, वो एक वार रिस्क है, और एक वेदर रिस्क है। वो दैट इज़ एक्स्ट्रा, वो फौज के अंदर होती है। लेकिन वो किसी के लिए भी उतनी है, यहाँ पर भी है। आजकल लोग हार्ट अटैक यहीं गेम खेलते खेलते भी खत्म हो जाते हैं। जी सर। तो लेट्स डिस्पेल दिस कि देयर इज़ अ रिस्क इन फौज। देयर इज़ नो सच रिस्क, बट इवन इफ दैट रिस्क इज़ देयर, इट इज़ वर्थ टेकिंग, बिकॉज आप अपने देश के लिए एक अच्छी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, जहाँ पर अगर आप शहीद भी हो गए तो आपकी कई पीढ़ियाँ आपको याद रखेगी कि आपने क्या काम किया। जी सर। तो पहला तो ये मैं हटा दूँ। जी सर। दूसरा, आपने कहा कि लोगों को ये डर होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। जी। फौज के अंदर जो एसएसबी एक ऐसा जो ऑफिसर्स के तौर पे ज्वाइन करना है, जिसके अंदर मैं उसी पे जोर देता हूँ। जी। ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। जी। या तो आप एनडीए के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, जो 12th क्लास के बाद में होता है। जी। और 12th क्लास के अंदर रहते ही आप एग्ज़ाम दे दोगे। जी। और जब तक आप 12th पास करोगे तब तक आपका एसएसबी का रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके। तो मैं कहूँगा कि 12th सिक के थ्रू जो जाना चाहता है एनडीए के थ्रू, वो साइंस और मैथ्स जरूर ले, पीसीएम ले। जी। उसके अंदर क्या है कि वो साइंस जरूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ है। ओके। वो ऑलमोस्ट आईआईटी के लेवल का है, जेई से तो मुश्किल है। ओके। उसके अंदर इंग्लिश और जनरल नॉलेज और एक्स्ट्रा होती है। जी सर। तो इट बिकम्स मोर टफ सम टाइम। तो पहले तो वो है बच्चों के लिए कि जो एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं साइंस ले ले। फिर दूसरा एक जो एंट्री स्कीम है, टेक्निकल एंट्री, उसके अंदर जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो होते हैं, आजकल 12th के बाद जो अच्छा स्कोर आता है ना, इसका पीसीएम का या जेई स्कोर है जी, उसके बेस पे आप अप्लाई कर दो। 80% या 90% कट ऑफ होता है उसका। ओके। तो अगर आपके पास वो स्कोर्स हैं जेई के,
तो उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगेन यू विल गो टू द टेक्निकल आर्म्स, हालांकि आजकल सभी ऑल आर्म्स में जा रहे हैं उसमें जी। तो उसमें क्या होगा, आपका एक डिग्री जो है, जो आप नॉर्मल डिग्री कर रहे हो वो आप आर्मी के अंदर रहते हुए करोगे। ओके। तो पहले डिग्री करोगे, फिर उसके बाद आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और फिर आपको कमीशन ऑफिसर बनाएगा एज एट पार विथ एनडीए। ओके। और मेरे ख्याल से नेवी के अंदर तो आजकल सबको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने लग गई है जी। शायद आर्मी की जो एनडीए में जो जा रहे हैं उनको भी शायद बहुत जल्दी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने लगेगी। ओके सर। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जी। तो एक तो ये है कि 12th के बाद ऑप्शन शुरू हो जाता है, इतना जल्दी सेटलमेंट का ऑप्शन किसी और स्ट्रीम के अंदर नहीं है आपको, जी सर। कि जिसमें आप कंफर्म्ड ऑफिसर बनोगे एंड में, जी सर। कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि कोई भी अच्छा बच्चा है जी। जो ब्राइट है, 80-90% जिसके मार्क्स हैं, ही मस्ट अप्लाई फॉर एनडीए जी। और द टेक्निकल एंट्री कोर्स। ओके। पहला तो ये हो गया। जी सर। द सेकंड एंट्री इज थ्रू द ग्रेजुएशन फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। ओके। तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू अप्लाई फॉर द सीडीएस एग्जाम और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। जी सर। सीडीएस एग्ज़ाम का वही एसएसबी देना पड़ेगा आपको, एसएसबी में बाद में आऊँगा। जी। और इसके अलावा एक जैग एंट्री भी है, जी। जज एडवोकेट जनरल। उसके अंदर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसके लॉ की डिग्री के बाद में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके सर। सो दीज आर द वेरियस एंट्रीज जी सर। विच आर देयर इन द आर्मी। ओके। इसके अलावा जो मेडिकल साइड से हैं वो एएफएमसी के थ्रू जा सकते हैं, या फिर देयर इज़ ए मेडिकल एंट्री, उसके लिए जब वांट्स निकलती है जी सर। दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। जी सर। तो देयर आर ऑल फील्ड्स आर ओपन। जी सर। जो आजकल ये नहीं भी मैं टेक्निकल वाला तो मैं कैसे जाऊँगा, सब जा सकते हैं। जी सर। नाउ कमिंग टू द एसएसबी। जी सर। एसएसबी इज़ ए 5-day प्रोसीजर इन विच द पर्सनैलिटी इज टेस्टेड, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है उसका परीक्षण होता है 5 दिन के टेस्ट से। ये दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट है। एक बार फिर आपको बताता हूँ, ये दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट है क्योंकि इसके अंदर सक्सेस रेट केवल 3% है। तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट इवन दैन आईएएस। कई बार लोग आईएएस से इससे कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूँ कि एनडीए आर्मी में जाना आईएएस से ज़्यादा मुश्किल है। एग्ज़ाम शायद आसान हो लेकिन अंदर एंट्री ज़्यादा मुश्किल है। जी सर। जो नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर डिफेंस फोर्सेज एंड हु गो इज़ मच लेस एज कम्पेयर टू, जैसे आईएएस एग्ज़ाम में अगर 1000 आदमी पास हुए तो 800 लोग चले जाएंगे शायद आईएएस एक बैच के अंदर। जी। लेकिन यहाँ अगर आपके कितने मतलब 3% जाएंगे, आपके 100 हैं तो तीन ही लोग जा पाएंगे। जी सर। इतना फाइन सिलेक्शन है। Okay. कारण क्या है? क्योंकि इट इज़ असेसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जी सर। इट इज़ नॉट असेसमेंट ऑफ योर इंटेलिजेंस। जी सर। ये डिफरेंस है थोड़ा, लोग कई बार समझ में नहीं आता। जी सर, समझ गया मैं कि इंटेलिजेंस या आपका, अब मैं जितना होशियार हूँ, मेरे 90% मार्क्स हैं यार, जी। मेरा नहीं हुआ। जी। अरे भाई आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। जी सर। तो आर्मी में जो एसएसबी होता है जी। उसका 5-day प्रोसीजर में डे 1 के अंदर होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। तो OIR टेस्ट होता है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये जो वर्बल नॉन वर्बल टाइप के होते हैं, एक वो होता है टेस्ट, और एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपको 30 सेकेंड्स आपको दिखाएंगे, उसके ऊपर आपने 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी है। ओके। ठीक है, फिर उस स्टोरी के ऊपर 15-20 लोग बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी। तो उसके अंदर बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट आपका ये हो गया है कि आपका IQ कैसा है, आप मतलब परसेप्शन आपका ठीक है कि नहीं लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में। तो इंटेलिजेंस वो टेस्ट हुई। तो इसमें तो क्या है कि अनपढ़ आदमी भी होगा ना, वो भी दे सकता है। जी। जैसे IQ टेस्ट होता है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। जी सर। इट डजंट हैव टू डू विद योर एकेडमिक्स, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका वर्बल नॉन वर्बल कैसा है वो उसके हिसाब से है। ओके। मतलब जो आदमी नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला भी है वो भी देख लेगा भाई ऑड मैन आउट कौन सा है, ये कौन सा है, ये सही है, ये नहीं है, तो कोई भी कर सकता है उसको। दूसरा है जो कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन। तो उसमें क्या है, आपका पिक्चर परसेप्शन, आपने एक पिक्चर देखी, उसको आपने परसीव किया जी। कि क्या है इसमें, क्या हो सकता है। हेजी सी पिक्चर होती है, कुछ भी स्टोरी बन सकती है इसमें। उसके बाद आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो और डिस्कशन में कैसे आप उसको लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करते हो और कैसे उसको एक्सेप्ट करवाते हो। और एंड के अंदर हम पूछते हैं कि भाई समबडी कैन गिव द कॉमन सोल्यूशन, कि क्या आपने पिक्चर में क्या देखा और क्या था। जी। तो ये एक
बहुत ही क्विक टेस्ट है जिसके अंदर आपकी कई सारी स्किल्स टेस्ट हो जाती है, मेनली कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। तो जो जैसे आप कह रहे थे ना हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो वहाँ आपको फ्रीडम है इंग्लिश में बोलो। मेन वैसे कहते हैं कि इंग्लिश में बोलो, लेकिन आप हिंदी में भी बोल सकते हो, बट कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, लेकिन एक्सप्रेस करना है अपने आप। तो आमतौर पर ये इसमें फ़िल्टर हो जाता है। तो ये फ़िल्टर जो हो जाता है, नॉर्मली इट इज़ वेरी मैसिव फ़िल्टर। 400 बच्चों में से 30 बच्चे भी या 40 बच्चे निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 400 who come after either clearing a written exam or after having that cut off marks in various technical exams, उसमें से 20-40 बच्चे भी हमको कई बार मुश्किल से मिलते हैं who are able to communicate and express themselves। तो उनको 30-40 बच्चों को रख लेते हैं। नाउ दे गो थ्रू द 5 day प्रोसीजर, बाकी को वापस भेज देते हैं। ओके, तो ये day 1 पे हो जाता है जी। तो इसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसमें 3 टेक्निक्स पर टेस्ट होता है। वन इज़ इंटरव्यू, दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और एक ग्रुप टेस्टिंग जो एक टेक्निक होती है GTO, उसके अंदर 3 टेस्ट होता है। GTO 2 दिन का होता है, साइकोलॉजी इज़ 1 day एंड 1 day इज़ इंटरव्यू। तो उसका वो डिपेंडिंग ऑन आपका टाइमिंग, कुछ लोग GTO करते हैं, साइकोलॉजी के लिए करते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और फिर लास्ट के अंदर इन तीनों का जो सम होता है जी, उसको चेक करते हैं। तो व्हाट इज़ बीइंग चेक्ड? देयर आर 15 क्वालिटीज़ Okay. ऑफ इंडिविजुअल विच आर लिस्टेड। उन 15 क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। जी, बेसिकली ये वही क्वालिटी है जो आप हर एक इंसान में देखना चाहते हो। कितना कोऑपरेटिव है, कितना उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, और सोशल एडेप्टेबिलिटी क्या है उसका, है ना, डिटर्मिनेशन क्या है। इस तरीके से 15 क्वालिटीज़ होती हैं। तो इन 15 क्वालिटीज़ के ऊपर तीनों लोग, यानी कि GTO होता है हु इज़ नॉर्मली ए कैप्टन और ए लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और ए लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के होते हैं। फिर एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो या तो सिविलियन होता है या फिर है डिफेंस का कोई ऑफिसर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल रैंक का। वो उनको चेक करते हैं। उसके अंदर फिर से टेस्ट होते हैं। उसके अंदर भी 3-4 टेस्ट हैं, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सेंटेंस जो होता है उसको कंप्लीट करना होता है, एक वो होता है। फिर पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है उसमें, नॉट PPDT बट दिस इज़ TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें अगर आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी होती है, फिर उसको इवेल्यूएट करते हैं। एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, ये इसके ऊपर वो साइकोलॉजिस्ट करता है। और एक होता है इंटरव्यू, जो 45 से 1 घंटे के करीब होता है। तो इंटरव्यू के अंदर आप उनको फिर सेम उन्हीं 15 क्वालिटीज़ पे चेक करते हो। जी सर। तो ये सब होने के बाद देयर इज़ ए कॉन्फ्रेंस। ओके, सो नोबडी नोज़ कि किसने किसको चेक किया है। जैसे साइकोलॉजिस्ट कौन है, GTO कौन है, किसी को पता नहीं होता है। वो केवल जब कॉन्फ्रेंस होती है उस दिन पता चलता है कि कौन सा नंबर किसके पास है, क्योंकि सब चेस्ट नंबर से होता है। ओके, तो चेस्ट नंबर 1 होगा तो वो कहेगा ओके ही इज़ विद मी, ही इज़ विद मी। वो तीनों अपना स्कोर पहले चेक करते हैं कि भाई मेरे पास ये इतने स्कोर्स में आया है, वो कहता है मेरे पास इतना स्कोर है। देयर इज़ अ मिनिमम स्कोरिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। जी, तो कम से कम स्कोर में अगर आ जाता है तो पीपल से कि हाँ ठीक है, फ्रॉम माई साइड ही इज़ फिट। तो वो डिस्कस, कई बार डाउटफुल होता है, तो ही इज़ कॉल्ड। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके, सम सिचुएशंस आर पेंटेड ओके। कि भाई तुम ऐसे सिचुएशन में हो, आप क्या करोगे। सर कोई एग्जांपल से आप बताना चाहेंगे ऐसा कुछ? नहीं, सिचुएशन जैसे कई बार होता है, वी गिव देम वेरी कॉमन सिचुएशंस। ओके, इफ़ यू वांट टू नो हिज टीम स्पिरिट और समथिंग लाइक दैट, हाँ, तो हम बोलेंगे कि भाई आप है ना शाम को मॉल के लिए गए थे, मॉल में घूमने के लिए गए थे, वहाँ सडनली वहाँ झगड़ा हो गया जी, है, और आपके एक बंदे को पकड़ के उन्होंने बिठा लिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे उसमें, और आपका भी टाइम हो गया, आपको पहुँचना है वहाँ पर, कि शाम को 8 बजे इन होना था, 7:30 बजे आपका ये झगड़ा वगड़ा हो गया, किसी ने पकड़ लिया, अब क्या करोगे। अच्छा, तो अभी इस सिचुएशन में उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड देना है हाँ, कि भाई मैं क्या करूँगा, विल आई इन्फॉर्म समबडी, मैं किसी को बताऊँगा, उनसे कैसे कन्विंस करूँगा, क्या मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूँगा या उनको मारपीट करूँगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उनका आंसर देख के हम जज करते हैं कि ओके ही इज़ गिविंग ए रीजनेबल आंसर, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पता है कैसे क्या करना है, एंड एट द सेम टाइम इज़ नॉट लिविंग बिहाइंड कि ठीक है हम उसको पुलिस में जाने देंगे, हाँ, हम चले जाएंगे वहाँ टाइम पे रिपोर्ट कर देंगे, है ना। हाँ, ऐसा भी होता है ना कई बार कि जी मैं सर, तो पहुँच जाऊँगा वहाँ, जी सर, भैया तू पहुँच गया लेकिन तेरी टीम वाला तो रह गया पीछे, क्या करोगे आप, जी सर, है ना। और वी विल गिव ए एग्जाम्पल दैट यू आर गोइंग फॉर ए ट्रैकिंग। ओके, आपने फ्रेंड्स ने आपने डिसाइड किया हम पिकनिक पे जाएंगे, जी, तो पिकनिक पे जा रहे थे, सडनली आपके एक फ्रेंड की चोट लग गई। हाँ, अब आपका वहाँ लंच का टाइम हो गया है, ये भी हो गया है, अब क्या करोगे आप, ले जाओगे कैसे, रेस्क्यू करोगे जी उसको, सर,
तो यू आर पुट इन अ सिचुएशन नाउ, अभी हम देखना चाहते हैं वो क्या बोलेगा जी सर। कि भाई मैं उसको फर्स्ट एड दूंगा नहीं दूंगा, या उसको वहीं छोड़ दूंगा, या बाकी लोगों के साथ चला जाऊंगा, है ना। जी सर। या कोई अच्छा होगा तो कहेगा ठीक है उसके पैर में चोट लगी है, जी। हम उसको फर्स्ट एड देंगे, जी। फिर हम 2 जने उसको उठा लेंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे, जी। हम इंजॉय करेंगे, फिर वहाँ से कोई साधन ले लेंगे, गाड़ी में बिठा के वापस ले आएंगे, वी विल इंजॉय, फिर उसको देखेंगे अगर सीरियस नहीं है तो ठीक है, अगर सीरियस है तो हम उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। जी सर। तो ये सिचुएशंस पे आदमी कैसे रिएक्ट करता है, उसके बेस पे आप जज करते हो कि ये इसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। जी सर। दैट्स हाउ इट इज़ डन। पर इसमें क्या है कि जो लोग, मैं आमतौर पे सभी लोगों को कहता हूँ कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जी। आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी केयरिंग, कि आपकी टीम स्पिरिट कितनी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है। ओके। कई बार क्या आदमी होता है कि कहता तो है कि मैं ये करता हूँ लेकिन करता कुछ नहीं है। इंटरव्यू में बहुत क्लियरली हमारे को पता चल जाता है। अच्छा। बच्चे कहते हैं कि सर मैं रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ने जाता हूँ, ठीक है। अब आप उसकी हाइट वेट देख के पता चल जाता है आपको कि भाई मैं, अगर तू 10 महीने से दौड़ रहा है तो तेरा वजन इतना फालतू क्यों है। सही बात है। फिर जब पूछोगे तो कहते हैं सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो इट मीन्स ही इज फेकिंग। तो अगर लोग में क्या कहते हैं कि जो रिसेंट बिहेवियर इज इंडिकेटिव ऑफ योर फ्यूचर बिहेवियर, कि आज जो कर रहे हो ना वो कल भी करोगे आप। जी सर। ठीक है, आज अपने भाई को या फ्रेंड को छोड़ के आ गए, कल को लड़ाई में छोड़ के आ जाओगे तुम अपने बड़ी को। जी सर। ठीक है, आज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कल डिसीजन नहीं लोगे आप, जब गोली चलेगी तुम भाग जाओगे वहाँ से। जी सर। एंड साइकोलॉजी इज सच ए नाइस टूल जिसमें आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाता है कि आदमी ये अपने आप को मार लेगा या अपने चोरी करेगा या डाका डालेगा या क्या करेगा, ये सब ट्रेड्स बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई द इंडियन आर्मी इज़ वर्किंग टुडे। ये आपके कहीं किसी और फोर्स में नहीं होता है। आप देखते हो ना, चोर उचक्के सब जगह बैठे हुए हैं कई सर्विसेज में। आई शुड नॉट पॉइंट आउट, इट्स नॉट करेक्ट टू से ऑन ए पब्लिक चैनल। जी सर। बट उसमें आपको हर तीसरा आदमी ऐसे ही मिलेगा। जी सर। और फौज में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पीपल विल गिव देयर लाइफ, जी सर, बट दे विल नॉट डू रॉन्ग थिंग्स। So sir, before SSB, a candidate, is he a born officer or he can be trained before SSB? See, what I see is जी. anybody can be trained. Okay. Psychology is, personality is something which is, there are two aspects to it. One is you are born with it. The other thing is what you can acquire, environment. जी. Nature and nurture. जी सर. ठीक है, जो कहते हैं ना तेरे खून में है, जी. बट खून में वो 5-10% ही है. जी सर. नर्चर इज 80-90%. ओके सर. सो एवरीबडी कैन बी ट्रेन्ड. ओके. जैसे सैनिक स्कूल्स वगैरह होते हैं आज, वहाँ क्या नर्चर है, बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड का आदमी जाता है वहाँ पर. जी सर. नर्चर उसको वहाँ तक लेके जाता है. जी सर. सिमिलरली सम पीपल आर बॉर्न विद दैट, एंड इफ दे गेट द राइट नर्चर, या नर्चर सही नहीं है तो वो नेगेटिव स्पाइरल में जाता है. जी सर. सो दिस इज नथिंग टू डू कि भाई कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता. ओके. ये अपने आप के ऊपर है. ओके. लेकिन आप खुद बन सकते हो, वो पता चल जाता है. जी सर. तो उसमें व्हाट माय एडवाइस टू पीपल इज कि आप अपने कार्यकलाप सही रखो. आप बी सिंसियर, बी पंक्चुअल, बी फिजिकली फिट, टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबके. पढ़ो, थोड़ा किताबें पढ़ो. डोंट गो इनटू बुकिश नॉलेज ओनली, बाहर का भी रखो. टेक पार्ट इन को करिकुलर एंड अदर एक्टिविटीज़. सोशल कॉज में भी जाओ. तो ये सारी एक्टिविटी अगर जब आप करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम ए फिट कैंडिडेट. यू मस्ट रीड लॉट ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ो. नॉट टू गेन करंट अफेयर्स का नॉलेज आ जाएगा, नो, यू शुड नो व्हाट टू टॉक. आदमी को, जो आप कह रहे थे ना, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. जी सर. व्हेन कैन यू एक्सप्रेस? अगर नॉलेज होगा तभी एक्सप्रेस कर पाओ. यू हैव समथिंग टू एक्सप्रेस. हाँ, आइडियाज होने चाहिए ना. जी सर. अब हर किसी आदमी के पास आइडिया नहीं होता है. जी सर. तो अगर आपने पढ़ा है, खूब किताब पढ़ी है, नॉलेज है, कुछ नॉलेज लिया है किसी से, अच्छी कंपनी में रहे हो, ऑटोमेटिकली विल कम. सिमिलरली इफ यू बीन इन कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, यू विल नो व्हाट इज स्पोर्ट्स, टीम स्पिरिट क्या होती है ना, कम्युनिटी लिविंग क्या होती है. जी सर. अगर आप रहे नहीं हो तो फिर क्या होगा. सी, आई फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू दीज कोचिंग एकेडमीज, जो जाते हैं नॉट फॉर द एसएसबी पार्ट, बट फॉर योर 10th, जो 7-8वीं से ही लग जाते हैं, रेजोनेंस एंड ये क्लासेस और वो क्लासेस. कौन कौन सी है, चिन्मयान,
कौन सा क्लास, 2-3 क्लासेस हैं बड़ी फेमस हैं वो, जी सर, ये चैतन्य क्लासेस। जी सर। तो वो बच्चे क्या होते हैं कि दे बिकम सो सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड और वॉट एवर इट इज, दे लूज आउट ऑन कम्युनिटी लिविंग। हाँ, नॉट दैट एवरीबडी बिकम्स लाइक दैट, लेकिन काफ़ी मतलब उसमें वो इनपुट्स नहीं आ पाते, दे आर एट अ बिग लॉस। एंड जैसे मैं एसएसबी में रहा हूँ तो मेरे पास आईआईटी के बच्चे भी आए हैं, Okay. एंड वी फाउंड देम दे आर नॉट सूटेबल एट ऑल। भाई आपने सबसे बेस्ट एजुकेशन ले ली है, फिर भी आप फिट नहीं हो, यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ ए टीम, क्योंकि यू इंडिविजुअलिस्टिक है। तो उसमें कोई गलती नहीं है, मे बी यू आर अ गुड साइंटिस्ट। या जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं एसएसबी में कि अब्दुल कलाम भी गए थे, जी इट वॉज गुड दैट ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, जी सर, नहीं तो हमारा ये अग्नि वाला प्रोग्राम कैसे आता। सही बात है। सो लेकिन होता- एवरीबडी, जी सो सर, इट इज ऑल एप्टीट्यूड। जी सर, यू कांट से कि भाई मैं इसके लिए ठीक था या नहीं था, एज आई टोल्ड यू, Yeah. ओनली 3% विल कम। या तो ये लोगों को समझना चाहिए। हाँ सर, बहुत बार अपने रूम के अंदर पढ़ाई करते करते आईआईटी क्रैक करने के लिए सर बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत ज़्यादा बुकिश हो जाता है, जैसे हाँ। आप बता रहे थे। आई मीन यू आर सेइंग दैट जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर एंड लर्न Yes, फ्रॉम दोस everything, एक्सपीरियंसेस। everything। जी सर। And for military, Hmm. you must go out, do outdoor activities, Yes. group activities, Yes. tracking वगैरह पे जाओ आप, Okay. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गेम्स, स्पोर्ट्स, टीम स्पिरिट, जी सर, ये सब चीज़ें आपका ऑटोमेटिक सब पास हो जाएगा आपका, जी सर, इफ़ यू आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। जी सर, इवन इफ यू आर विद योर फैमिली, जी सर। you know, one of the question is how do you spend time with your family ओके, and what are the activities at home in which you personally get involved। जी सर। तो ये एक सवाल है इंटरव्यू के अंदर कि आप घर में आप कुछ करते हो या नहीं करते हो, है ना। आजकल के जो पेरेंट्स जो ओवर केयरिंग होते हैं, जी सर, है ना, उसमें हमेशा इसमें फेल हो जाते हैं बच्चे को, हाँ, बिकॉज इज डूइंग नथिंग एट होम, उसका सब कुछ पेड फॉर है ना। तो नेचर एंड नर्चर। एंड दूसरा क्या है कि व्हेन वी आर टेकिंग एन इंटरव्यू, उसका एक PIQ पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनियर एक हम भरवाते हैं, ओके, जिसके अंदर पूरा डिटेल होता है उसका, तो उसका पूरा बैकग्राउंड होता है हमारे पास, उसके फादर की क्या सैलरी है, मदर क्या है, AC है, हाउसवाइफ, और शी इज़ ए वर्किंग प्रोफेशनल। तो अभी हमें पता है कि ये बिल्कुल गांव से आया है या बिल्कुल ही रूरल एरिया का है, तो वी विल एक्सपेक्ट हिम कि रूरल एरिया का तो ज्ञान होगा तेरे को। सही बात है। जैसे कई बार मेरे पास आते हैं बच्चे इंटरव्यू के लिए, जब वहाँ था, या फिर अब गाइडेंस के लिए आता है, जी सर। कहता है सर मेरे तो पिताजी फार्मर हैं। हम्म, लॉट ऑफ पीपल फील कि मैं अगर वो प्रोजेक्ट करूँगा कि मैं गरीब हूँ हम्म, तो मेरे पे सिंपैथी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, भाई गरीब हो तो आपको पता है कि भाई गाय का दूध कैसे निकालते हैं, आपके घर में 4 गायें हैं, जी सर, कि भाई 4 किलो दूध निकल रहा है तो उसमें से कितना प्रॉफिट आ रहा है। जी सर। इफ़ ही डजंट इवन हैव दैट नॉलेज, इट मीन्स या तो ही इज़ फेकिंग या या फिर वो झूठ बोल रहा है। जी सर, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उसको एडवांटेज मिलता है। ओके, देयर इज अ चाइल्ड हु इज वर्किंग इन हिज फार्म ऑल्सो एंड ही इज ऑल्सो स्टडिंग, ही इज गॉट 80-90% मार्क्स जी, या 80% मार्क्स आए, तो वी नो दैट इट इज़ कंपनसेटेड। जी जी, और देयर इज अ स्टूडेंट हु इज बीन एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन, जी, तो वो उसने स्टेट रिप्रेजेंट किया, नेशन रिप्रेजेंट किया है, या स्कूल को रिप्रेजेंट किया, लेकिन मार्क्स उसके 70% आए हैं। सो वी अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, ही वॉज एक्सेलिंग हियर, बट इसके एकेडमिक्स में इतने नहीं आए। जी सर। In any case, he has passed the minimum benchmark. Hmm. So that is compensated. Right, sir. So basically, sir, come with the real experiences, real knowledge. Real knowledge and be truthful. Be truthful. Yeah. Be honest about what you Be say. honest about what you are. जी सर। सर आपका जो छोटा सा आप जो कंसल्ट करते हो बच्चों को ट्रायम्फेंट करके जो आपका Yeah. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। So I have this website called thetriumphantsSB.com. जी। इसमें मैं क्या करता हूँ कि my number is also there. लोकली मेरे पास कई लोग आते हैं, बच्चे जो अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई हैव सर्टेन कोर्सेज, कि अगर किसी को मैंने एक बहुत ही एक मास्टर क्लास बना रखी है जी, जिसके अंदर एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैं मास्टर क्लास लेता हूँ बच्चों की। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको कि पूरा एसएसबी के बारे में बताता हूँ और इंटरव्यू उसका एक मॉक इंटरव्यू लेता हूँ। जी सर। तो उस मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि उसकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है जी, वो बाहर आती है उसके अंदर, कि जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वह उसकी क्या कमियां हैं। तो मैं आपको आज 1 साल पहले ही बताता हूँ, जैसे आप साल भर बाद अपीयर करने वाले हो, जी सर। नॉट नेसेसरली दैट यू टेक इट वंस यू पास द रिटन एग्जाम, जी, इट इज़ बेटर इफ़ यू टेक इट अर्ली, या तो यू नो एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड। जी सर। अभी हम उसको गाइड कर देते हैं कि भाई दिस इज़ व्हाट यू शुड नो करंट अफेयर्स के बारे में, व्हाट आर योर कैरियर ऑप्शंस, आप फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, आपकी जर्नल रीडिंग वगैरह है कि नहीं है, जी सर। है ना, आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक है कि नहीं है। आपने सारा पास कर लिया, उधर जाके आप फेल हो गए। जी सर। फिजिकल फिटनेस हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल फिटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट।
आप बिल्कुल ही स्टैग्नेटेड लाइफ होते हो तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। जी सर। जैसे कई बार बच्चे हो जाते हैं ना, 12th के बच्चे पढ़ पढ़ाई करते रहते हैं, वो उनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ और स्पोर्ट्स करने का। जी सर। तो उनको बोल सकते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा अपना वर्कआउट कर लो, आधा घंटा जी सर। 45 मिनट निकाल दो दिन में, अपने आप को फिजिकल फिट रख लो। तो इस तरीके से तो आई टेक दिस मास्टर क्लास। इसके अलावा आई गाइड देम ऑन GTO कोर्सेज कैसे करना है, क्योंकि आई डोंट हैव फिजिकल कोर्सेज बट आई कैन एक्सप्लेन टू देम व्हाट आर द प्रोसीजर्स, क्योंकि अदर एक्सरसाइजेज आर, वो ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज भी होती है उसके अंदर जी। उसके बारे में हम बता सकते हैं उसको। साइकोलॉजी के सारे टेस्ट हम करवा देते हैं, जिसके अंदर दे गो थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड सेपरेट कैप्सूल इज देयर। और अगर वो सब कुछ चाहिए तो उनका पूरा एक अलग से कैप्सूल चला देता हूँ। ओके। सो आई कैन डू इट ऑन बैचेस ऑल्सो, समटाइम्स आई डू इट इंडिविजुअल्स। ओके। मोस्टली आई डू मास्टर क्लास फॉर SSB, जिसके अंदर उसका मॉक इंटरव्यू हो जाता है, और जो लोकल बच्चे होते हैं उनको मैं बुला के और उनको काउंसल कर देता हूँ। एंड देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पेयर मनी, उनको मैं फ्री में करवा देता हूँ जो आता है मेरे पास। इफ somebody is willing to learn. हाँ, बेसिकली इज गाइडेंस एंड नॉर्मल कॉल, माय नंबर इज देयर, Okay. so you can just kind of give me a call and I give them their advice Yeah. कि this is what you can do now. Yeah. and जब उसको जैसी जरूरत होती है वैसे हम एडवाइस कर देते Amazing, sir. That's such a great initiative, sir. हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि आज आप सोशल मीडिया पे देखोगे हर जगह पे भी सर, हर स्टेट में एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है सर, लैंग्वेज के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। एंड देन व्हेन यू सर्वड इन द आर्मी, राइट, आई मीन यू जस्ट लुक एट इंडिया फ्रॉम अ जस्ट इंडियन काइंड ऑफ थिंग, यू डोंट लुक Yeah. एट पीपल, यू डोंट डिवाइड पीपल, राइट? सो सर कैसा फील होता है जब आप देखते हैं कि आई मीन देयर इज ऑन द बॉर्डर लाइक समबडी इज फाइटिंग फॉर अस एंड एट होम वी आर एक्चुअली फाइटिंग अमंग आवरसेल्व्स। या इट्स अ वेरी बैड एंड पुअर रिफ्लेक्शन। लेट मी टेल यू, इंडिया का जो नेशनल इंटीग्रेशन देखना है तो आर्मी में आ जाओ आप। ओके। आई वॉज इन अ रेजिमेंट विच इज ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। जी। वी हैव ट्रूप फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज। ओके। Like my unit had 25% Muslims. I have been a company commander of Muslims. ओके। And I have spent all my मतलब कंपनी कमांडर रहा हूँ उनका, मुस्लिम्स का। हाँ उनके साथ मैंने रोज़े भी रखे हैं। जी सर। एंड हमने उनके साथ, हमारे यहाँ क्या है कि बेस्ट पार्ट इज संडे के दिन होती है प्रेयर। ओके। तो प्रेयर के पहले सभी लोग मंदिर में जाएंगे, हाँ हाँ। वहाँ पंडित जी से प्रवचन सुनेंगे, बातें करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद सभी लोग मस्जिद में जाएंगे। ओके। तो मौलवी साहब है अपना प्रवचन देंगे, वो अपना थोड़ा बात बताएंगे, और हम सब साथ मिलके रहते हैं रात दिन 24 घंटे, यही हमारा काम है। ओके। तो जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो धर्म नहीं देखते हम। जी सर। मैं चाहता हूँ कि एज ए इंडिविजुअल सभी इंसान बहुत अच्छे हैं, ओके। लेकिन जो कट्टरता जो कोई ले आता है ना, हाँ धर्म के नाम पे या मजहब या जाति के नाम पे, वो बहुत गलत है। जी। ये फौज में हमने देखी है, हमने सब जाति के लोगों के साथ हमने रहे हुए हैं। जी। हम जब सब इकट्ठे होते हैं सब एक होते हैं, जी सर। सब इंडियंस होते हैं। जी। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, जी सर। सब ऑल आर इंडियंस। जी सर। आई फील कि हमारी सोसाइटी भी ऐसी हो सकती है। जी। ये कट्टरपंथी है, इसको हम अगर उसको ख़त्म कर सकें कट्टरपंथी को, और एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रेस्पेक्ट लाएं, जी सर। एक दूसरे को काटने की बजाय जी। एक दूसरे को सपोर्ट करें जी सर। कि भाई आपका फेस्टिवल है तो मैं भी आपके साथ आता हूँ, जी और सर। मेरा फेस्टिवल तो आप भी आगे सेलिब्रेट करो। जी सर। ये वाला जो है समूह, ये हमारे देश में आजकल शायद कम हो गया है। जी सर। और उसके कई कारण हैं। मुख्य कारण राजनीति है। जी सर। तो मैं चाहता हूँ कि अगर राजनीति इसमें से निकाल दें जी तो सर। ये कट्टरपंथ अपने आप खत्म हो जाएगा। हम- क्योंकि सदियों से हम रहते आ रहे हैं, सभी खुश रहते हैं। गांव के अंदर आप जाओ किसी में, जी सर। सभी जाति के लोग मिलेंगे, सब एक दूसरे को दुआ सलाम करते हैं और सब अच्छे प्यार से रहते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पर भी ये घुस गया है। जी सर। ये सब राजनीति है। जी सर। कोई किसी को अपीज कर रहा है हाँ हाँ। और कोई उसको कट्टरवाद को बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है कि भाई अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाओ, ये करो। पहले भी तो रहते थे। जी सर। मेवाड़ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जी सर। जहाँ पर वो हाकिम खान सूर भी था तो बाकी लोग भी थे, जी सर। और मुगलों के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी थी, जी सर। उनको कहीं छोड़ा भी नहीं था किसी को। जी सर। तो वाई कांट बी बिकम सेम अगेन। राइट। सो मैं तो यही चाहूँगा कि कट्टरवाद को ख़त्म करें, जी सर। सब मिलजुल के रहें, जी सर। और देश प्रेम सबसे ऊंचा है। जी सर। मेरा तो देशवासियों को ये कि नेशनलिज्म हमारा ख़त्म होता जा रहा है। जी सर। जी। कि लोग सोचते हैं कि नेशनलिज्म अगर फौज में है तो उसका काम है, हाँ। मेरा काम नहीं। भाई तेरा भी ड्यूटी है भाई, सही बात। वेदर इट इज़ क्लीनलीनेस। और जैसे मैं भी उदयपुर में कई ग्रुप्स का हिस्सा हूँ मैं, जी सर। टूरिज्म का कोई सिटी इनिशिएटिव्स हैं, कई जगह जाते हैं, हम देखते हैं कि टोटल अपैथी है। जी सर। क्या मतलब है इसका? हर एक आदमी को काम करना पड़ेगा ना। जी आप सर। अपना घर से शुरू करो, जी सर। घर को साफ रखो, दूसरों को मदद करो, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प करो। एडमिनिस्ट्रेशन का भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई
2 नंबर छोड़ के 1 नंबर में ही काम करो अपना। सबको भगवान दे रहा है, जी आपको सर। उसके लिए तनख्वाह मिल रही है। जी सर। मुझे सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का होता है कि जिस चीज़ के लिए तनख्वाह मिल रही है उस काम के लिए आपको अलग से कोई ग्रेटिफिकेशन क्यों चाहिए किसी को भी। सही बात है सर। तो सब अपना अपना ड्यूटी करो और खुश रहो, यही है हमारा। सही बात। और देश को अपना सबसे आगे रखो, नेशन फर्स्ट, जी सर। दैट इज द फाइनल वर्ड। थैंक यू सर। सो हमारा पॉडकास्ट अभी सर ख़त्म हो गया है। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस, एंड अगेन इट्स ट्रूली एन ऑनर सर। आपकी सारी जो बातें सुनी, आपसे जो हमने सीखा आज, आपने हमको जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्रदीप, इट वाज ऑनर एंड मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर किया। मेरा एक्सपीरियंस, हालांकि मेरे पास तो इतना कुछ कहने के लिए है कि आप 10 पॉडकास्ट करो हाँ जी। तो उसके लिए भी मटेरियल है, जी सर। लेकिन आई लुक फॉरवर्ड कि हम आगे अगर यूथ के लिए ऐसा कोई आपका इनिशिएटिव है हम आपको सहयोग करेंगे। जी सर। और जैसे आर्मी एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जी सर। इसके लिए किसी को भी कोई मदद चाहिए मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप चाहो तो उसमें डाल सकते हो, जी सर। और मेरा वेबसाइट भी है, उसको भी आप जी सर, बिल्कुल। उसमें हाईलाइट कर सकते हो। किसी को हेल्प चाहिए, जी सर। दे कैन रजिस्टर, दे कैन टॉक टू मी। ओके। नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग इज फॉर मनी। जी सर। हम एडवाइस तो सबको कर ही सकता हूँ जी सर, बिल्कुल। कि जो उनको अच्छा लगे या जो उनको ठीक लगे वो करें। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।